मैं तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने जा रहा था, तभी मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर मुझे सब कुछ याद था, बस डायना याद नहीं थी। जब विवियन अस्पताल में डायना के न आने पर चिल्लाती है तो मैं उलझन में पूछता हूं कि यह डायना कौन है। विवियन एकदम रुक जाती है। मतलब तुझे डायना नहीं पता? वो हैरान होकर मेरी तरफ देखती है और मैं और भी भटक जाता हूं। विवियन घबराकर कॉल बटन दबाने लगती है। 10 मिनट बाद डॉक्टर बताता है, कोई बड़ी चोट नहीं पर दिमाग को नुकसान हुआ है। मेरी याददाश्त का एक हिस्सा जा चुका है। विवियन मेरी तरफ देखती है और लंबी चुप्पी के बाद पूछती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं कहता हूं 23। विवियन एक बार फिर चौंक जाती है। मेरी याददाश्त ठीक 2 साल पीछे चली गई है। अगले ही पल उसे एक आइडिया सूझता है। क्या यह उसके छोटे भाई को बचाने का सही मौका नहीं है? वो गंभीरता से मुझे चेतावनी देती है। वो औरत जिसका मैंने जिक्र किया, डायना, वो बिल्कुल बेकार इंसान है, अंदर से सड़ी हुई। अगर कभी मिले तो दूर ही रहना, समझे? मुझे कुछ खास समझ नहीं आता, पर मैं हाँ कर देता हूं। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। विवियन मुझे ली एस्टेट वापस ले जाती है। 2 साल बाहर था और याददाश्त भी ठीक 2 साल पीछे, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। घर पहुंचते ही मैं ऐसे अंदर दौड़ा जैसे कभी गया ही नहीं था। बगीचे में माँ को फूलों में पानी देते देखा और पीछे से उन्हें जकड़ लिया। माँ, मैं आ गया, तुम मिलने क्यों नहीं आई? माँ को विवियन ने पहले ही बता दिया था। वो बाहर निकलने से हिचकिचा रही थीं, पर आज खुद को बगीचे में खींच लाई थीं। जैसे ही मैंने उन्हें जकड़ा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे सिर को छुआ। विवियन ने नहीं बताया था। जा बेटा, अंदर जा, तेरी पसंद की मिठाइयां रखी हैं। मैं खुशी से भागकर अंदर चला गया। माँ ने मेरी पीठ देखी, उनके मन में कुछ उलझन थी। फिर उनकी आवाज ठंडी हो गई। जूलियन के अस्पताल के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दो। डायना को उस तक पहुंचने मत देना। बेहतर होगा कि दोनों कभी न मिलें। उनका बेटा आखिरकार उस बेकार औरत से आजाद हो गया था और वो वापस आ गया था, ली फैमिली के बड़े बेटे के रूप में। शहर से ऊपर लीले कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स की 66वीं मंजिल पर सीईओ के दफ्तर में हवा जमी हुई लग रही थी। डायना ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, आंखें ठंडी थीं, पर देखने वाले का खून जम जाए इतने वक्त में कुछ नहीं मिला। असिस्टेंट की सांसें रुकी हुई थीं, माथे पर पसीना था। जी, मिस लीले। वो जैसे हवा में गायब हो गए हों। डायना ने आंखें सिकोड़ी। क्या कोई इंसान सच में हवा में गायब हो सकता है? असिस्टेंट चुप रहा। उसे मेरा एक भी निशान नहीं मिला था। ढूंढते रहो। असिस्टेंट ने पसीना पोंछा और पीछे हट गया। डायना बेचैन थी, किसी अनजान वजह से। वो उठी, ब्लेजर उठाया और घर की तरफ चल दी। बंगला भी उतना ही खामोश था। उसे धुंधला याद था कि जब वो कभी जल्दी घर आती थी तो दरवाजे पर गर्म रोशनी होती थी और मैं हमेशा सोफे पर उसका इंतजार करता था। अब सिर्फ अंधेरा था। उसने लाइट स्विच दबाया। अचानक रोशनी से वो चौंक गई। कमरा खाली था। कोट लेने वाला नहीं, खाना नहीं। उसने दिल पर हाथ रखा। पहली बार यह जगह इतनी ठंडी लगी। उधर शहर के दूसरी तरफ मैं करीब आधे महीने से घर पर था। सब कुछ मिल रहा था, कुछ करना नहीं था। मैं बोर हो रहा था। विवियन अब सब कुछ संभाल चुकी थी। उसे रहा नहीं गया। जा, थोड़ा घूम फिर के आ। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत दोस्त नेथन को कॉल किया। नेथन हैरान था। तूने पहले कभी खुद कॉल नहीं किया? मैं बगीचे में आराम कुर्सी पर धूप सेक रहा था। आ मिल। नेथन को और हैरानी हुई। 2 साल में मैंने कभी नहीं बुलाया था। हर बार बस डायना के लिए खाना बनाना है, जैसे बहाने। नेथन ने सावधानी से पूछा, बाहर चलेगा? उसे हैरानी हुई जब मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। नेथन दरवाजे पर खड़ा था। थोड़ी देर में एक काली मैबच रुकी। मैं स्ट्रीट वेयर में उतरा, नेथन को देखा, सनग्लासेस उंगली से हटाए और मुस्कुराया। नेथन जम गया। जूलियन को क्या हो गया? वो घर पर रहने वाला, उस औरत के लिए जीने वाला कहाँ गया? ये आउटफिट तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए है। तू सच में घर से निकला? क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। विवियन ने धकेला। हाँ, बताना भूल गया। कार एक्सीडेंट हुआ। 2 साल की याददाश्त गई। नेथन ने आंखें फाड़ कर देखा, फिर अचानक समझ आया। इसका मतलब जूलियन उस बेकार डायना को भूल गया। ये साल की सबसे अच्छी खबर थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ डाला, जैसे पटाखे फोड़ने का मन हो। आज मेरा मन खुश है, मेरी तरफ से ट्रीट है। हम अंदर गए। स्टेज पर ड्रम किट खाली था। नेथन ने पूछा, सेट बजाएगा? मैं डांस करूंगा, याद भी है कैसे बजाते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उंगली चटकाई। देख, जब डायना उस बार में दाखिल हुई तो उसने यह देखा, मैं स्टेज पर बेफिक्र और कूल। मेरे हाथ ड्रम किट पर तेजी से चल रहे थे और मेरे चेहरे पर एक जंगली खुशनुमा गर्व था। डायना एकदम रुक गई। उसके साथ वाले ने उसका एक्सप्रेशन देखा, फिर स्टेज की तरफ देखा। उसकी सांसें रुक गईं।
डायना की नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मुझे दिनों से ढूंढा था। यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो वीआईपी बूथ की तरफ मुड़ गई, चेहरा पत्थर जैसा। साथ वाले ने पूछा, जाओगी नहीं उसके पास? डायना ने ठंडे लहजे में कहा, वो मेरा पति नहीं है, और वैसे भी। उसकी ठंडी नज़र मुझ पर टिकी। मैं देखना चाहती हूं वो क्या कर रहा है। वो वीआईपी बूथ में बैठ गई। डायना स्टेज को देखती रही। जो इंसान उसे दिख रहा था वो अजनबी लग रहा था। 2 साल में उसके सामने चुप और अदृश्य रहा था, पर अभी मेरे चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो उसने कभी नहीं देखा था। डायना ने गिलास एक सांस में खाली किया। स्टेज पर मैंने सेट खत्म किया। तालियां बजीं। मैंने मुस्कुराकर इधर उधर देखा। नेथन किसी लड़की के साथ डांस में व्यस्त था। मैं स्टेज से उतरा। पास से एक आवाज आई, हे हैंडसम। मुझे नहीं पता था कि मुझे बुला रहे हैं, पर मैंने मुड़कर देखा। वो आई कांटेक्ट बहुत डायरेक्ट था। मुझे असहजता हुई। मैंने भौहें चढ़ाईं। कुछ काम है? सोफी ने एक पल मुझे देखा। तुम जाने पहचाने लगते हो, उसने सोचते हुए अचानक हाथ मारे। याद आया, ली फैमिली से हो ना? विवियन को जानते होगे? सोफी ने मेरी बांह थाम ली जैसे वर्षों की दोस्त हो, और मुझे प्राइवेट रूम की तरफ खींचने लगी। मैं सोफी फैंग हूं, विवियन की फेक बेस्ट फ्रेंड। पहचाना नहीं? मुझे ऐसे छूना पसंद नहीं था। मैंने उसका हाथ झटका दिया। विवियन को जानती हो तो भी लोगों को यूं मत पकड़ो। फाइस्टी, एक ड्रिंक पियो मेरे साथ। मैं मना करने वाला था, पर सोफी पहले ही मुझे प्राइवेट रूम में खींच चुकी थी। मैं सतर्क था। अगले पल सोफी ने 2 अच्छे दिखने वाले लड़कों को बुलाया और उनके बीच झूल गई। मैं ठंडी नजरों से देखता रहा। फिर बोला, मेरी एक दोस्त का नाम भी सोफी फैंग है। सोफी ने सुना, लड़कों को हटाया, घुटनों पर हाथ टिकाए और भौं उठाई। और जानना चाहोगे? उसने सीट थपथपाई। यहां आओ। मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया। ये सब बंद करो वरना मैं जा रहा हूं। सोफी हंसी और हाथ उठाए। ठीक है, मेरी गलती। बताओ, विवियन के साथ कुछ हो रहा है? सोफी मुश्किल से 2 गंभीर बातें कर पाई थी कि प्राइवेट रूम का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। मैं लगभग कुर्सी से उछल गया। सोफी का चेहरा भी बिगड़ गया। कौन हो तुम? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। तीखे नयन नक्श, बर्फ जैसा ठंडा चेहरा। डायना ले। वो सीधी मेरे सामने आकर रुकी, लाल होंठ भिंचे हुए। इतने दिन गायब रहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? क्या यह मुझसे बात कर रही है? मैं इसे जानता भी हूं। डायना की ठंडी नजर सोफी पर गई। हल्की सी नफरत झलकी। यहां तमाशा करते मिलोगे, सोचा नहीं था। मुझे तुरंत गुस्सा आया। यह है कौन? बिना पूछे अंदर आकर ताने मार रही है, और मैं इसे जानता भी नहीं। सोफी चुप रही। डायना का लहजा मुझे और चिढ़ा गया। मेरा चेहरा सख्त हो गया। माफ करना, क्या मैं आपको जानता हूं? माँ ने पब्लिक में तमीज से पेश आना नहीं सिखाया। जैसे ही ये बात निकली, सोफी जो तमाशा देख रही थी, जोर से हंस पड़ी। डायना का एक्सप्रेशन और कुछ डिग्री ठंडा हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसे बात करूंगा। उसने गुस्सा पिया और आगे बढ़ी। मजबूत हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे साथ चलो अभी। मुझे सच में गुस्सा आ गया। ये क्या हो रहा है? डायना ठिठकी। तिरछी नजर से मुझे देखा। अच्छा परफॉर्मेंस है, बाद में और करना। मैं हक्का बक्का खड़ा था। तब सोफी बोली, मिस लेले, आप मेरे दोस्त को तकलीफ दे रही हैं। डायना ने होंठ का कोना खींचा। ये बात की बात नहीं है। मिस फैंग, आपको इस जैसे मर्द में दिलचस्पी है? मैंने कलाई छुड़ा ली। ये बोलने का हक किसने दिया आपको? लोगों के बारे में ऐसे फैसला करने का अधिकार कहां से आया? सोफी जल्दी से उठी और मुझे पास खींच लिया। डायना, सुना, यह तुम्हें नहीं जानता। मैंने डायना को आंखें दिखाईं। तो यह है डायना ले। विवियन की बातें याद आ गईं। बिना सोचे मुंह से निकल गया, तो तुम वो बेकार औरत हो? डायना लगभग चौंक गई। मैंने भौं उठाई। उसका चेहरा और काला होता देख मेरा एक्सप्रेशन खाली रहा। हल्की सी बेरुखी भरी मुस्कुराहट। नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। एक एक्सीडेंट हुआ था, याददाश्त चली गई। डायना की भौहें सिकुड़ी। पहले भरोसा नहीं हुआ, पर फिर उसने देखा। मैं पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। शायद सच हो। उसकी नजर में एक ठंडी जांच थी। मैं बिना झुके देखता रहा। डायना ने खुद को संभाला। ठंडे लहजे में बोली, इस तरह तो आसान हो गया। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं, तलाक हो जाए। प्राइवेट रूम में गहरी खामोशी छा गई। मैं एक पल चुप रहा, फिर अविश्वास से खुद पर उंगली उठाई। मैं? और कौन? वो साफ सोफी को नहीं देख रही थी। सोफी के मुंह से एकदम हंसी निकल गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सावधानी से पूछा, क्या हमारे बच्चे हैं? डायना ने जवाब नहीं दिया, बस एक ऐसी नजर दी जिसमें हल्की सी हिकारत थी। समझ गया, बच्चे नहीं। और ये शादी खुशनुमा भी नहीं रही। इन 2 सालों में मैंने क्या किया, कुछ पता नहीं।
पर जो मुझे याद है वो मैं ली फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा हूं। किसी से नहीं डरता। विवियन को भी जरूरत पड़ने पर सुना देता हूं। ये औरत पहले मिनट से मुंह बनाए खड़ी है। ठीक है, बच्चे नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने सीधी नजर से देखा। मैं राजी हूं, तुम जा सकती हो। डायना की आंखें और कुछ ठंडी हो गईं। उम्मीद है वादा निभाओगे। फिर वो पलटी और बिना एक नजर पीछे किए चली गई। मैं अभी सब प्रोसेस कर ही रहा था कि सोफी बोली, तुम सच में शादीशुदा थे। वाह, और यूं आजाद हो गए। मिस फैंग, मुझे जाना है। मैं प्राइवेट रूम से निकल गया। एक गहरी सांस ली और पूरी शाम को जहन से झटक दिया। नेथन को कॉल किया, लोकेशन पूछी। नेथन मिला, शाही अंदाज में पी रहा था। मैंने इशारा किया, चलते हैं। नेथन लड़खड़ाते हुए उठा। मैंने उसे संभाला, जबड़ा भींचा हुआ। तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं शादीशुदा था? मुझे लगा तुम्हें पता है। विवियन ने कुछ नहीं कहा। मैंने मन ही मन विवियन को कोसा। डायना को बेकार औरत बताया, पर यह भूल गई कि मैंने उसी से शादी की थी। नेथन ज्यादा पी चुका था, इसलिए मैं उसे ली एस्टेट ले आया। अंदर आए तो विवियन सोफे पर मुंह बनाए बैठी थी। आहट सुनकर उसने देखा, आना तो आ गए। फिर नेथन को देखा और झंपकी, यह यहां क्यों है? मैंने नेथन को सोफे पर पटका। वो सीधे विवियन से टकराया। विवियन ने नाक सिकोड़ी, फिर धीरे से एक उंगली से नेथन का सिर दूसरी तरफ कर दिया। मैंने पानी का बड़ा गिलास लिया और एक सांस में पिया। साथ में विवियन को हुक्म दिया, नेथन को गेस्ट रूम ले जाओ। जवाब देने से पहले ही मैं पलटा। आंखें ठंडी थीं। और हमारी बात अभी बाकी है। विवियन चुप हो गई। उसने नेथन को पैर से हल्के से धकेला। उठ सकते हो। नेथन ने जवाब नहीं दिया। आंखें बंद, आधा सो चुका था। विवियन उसके ऊपर खड़ी होकर काफी देर देखती रही, फिर एक लंबी सांस छोड़कर उसे गेस्ट रूम ले गई। मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद समझ आया। मैंने ठोड़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। इन 2 सालों में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। मैं कमरे में गया, नहाया और बिस्तर पर गिर गया। सोने वाला ही था कि पुराना फोन याद आया। एक्सीडेंट के बाद नया फोन ले लिया था। पुराना फेंका नहीं, दराज में पड़ा था। उठकर निकाला, फोटो एल्बम खोला। आखिरी फोटो पर नजर टिक गई। मैं और डायना एक दूसरे की बाहों में। मेरे अंदर कुछ भड़क उठा। कितना बेशर्म है, शादीशुदा होते हुए धोखा दिया। अगली सुबह मैं सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया और डायना पहले से वहां मौजूद थी। वाह, आज तो समय पर आई। बकवास बंद करो, जल्दी निपटाते हैं। मैं उसकी तरफ देखे बिना आगे चल दिया। डायना ने मेरी पीठ देखी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ीं। रात को उसने असिस्टेंट से रिकॉर्ड्स खोजवाए, पर किसी भी अस्पताल में मेरे इलाज का कोई रिकॉर्ड नहीं था, यहां तक कि एक्सीडेंट का भी नहीं। वो एक पल रुकी, पर उसने इस रेड फ्लैग को नजरअंदाज करने का फैसला किया और मेरे पीछे अंदर चली गई। कागजी काम जल्दी हो गया और थोड़ी देर बाद हम बाहर निकले। मैं हाथ में हरी तलाक की किताब लिए खड़ा था। बोलती बंद थी। मैं अभी सब समझ ही रहा था कि डायना ठंडे लहजे में बोली, जब घर जाओ तो अपना सामान उठा लेना। वो कमांडिंग टोन जैसे उसकी आदत हो। मैंने खींच कर कहा, सब फेंक दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायना का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। वो कुछ कहने वाली थी कि एक गर्म मुलायम मर्दाना आवाज ने बीच में काटा, सब फेंक दो डायना। हम दोनों मुड़े। हल्के नीले शर्ट में एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। पास आकर उसने आराम से डायना के कंधे पर बांह डाल दी। चलें? डायना का चेहरा नरम पड़ गया। हाँ, चलते हैं। मैं चुपचाप देखता रहा जैसे जेवियर उससे चिपका चल रहा था। बेशर्म, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने शब्द नहीं सुने, पर मेरी तरफ देखा। जेवियर डायना को छोड़कर मेरे पास आया। जूलियन, सुना तुम्हारी याददाश्त चली गई। हाँ। जेवियर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो झुककर धीरे से बोला, पर वो फिर भी मेरी है। फिर सीधा होकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तुम दोनों यहां नजारा देखो, मैं चलता हूं। और मैं पलट कर चल दिया। 2 साल से काम नहीं किया था। पुरानी जगह जाकर देखना था कि वैकेंसी है या नहीं। अंदर जाते ही किसी ने पहचान लिया। जूलियन ली वापस आ गए। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब मैंने वापस ज्वाइन करने की बात कही, सुपरवाइजर खुश हो गया। एकदम सही वक्त पर आए। अभी हायरिंग चल रही है, और तुम जानते हो, इस काम के लिए हर कोई नहीं आता। मॉर्टिशियन का काम हिम्मत मांगता है। क्या आज से ऑनबोर्डिंग शुरू हो सकती है? बिल्कुल, बस थोड़ी गॉसिप होगी। परवाह नहीं, काम बोलेगा, बातें खुद बंद हो जाएंगी। मैंने उसी दिन कागजात पूरे किए। सुपरवाइजर ने नया ऑफिस दिया और मैंने पूरी दोपहर किताबें लाते रखते बिताई। आखिरी लोड लेकर वापस जाते वक्त हॉल ऑफ ऑनर पर नजर पड़ी। उस पर मेरा नाम था। पुरानी फोटो देखकर मुस्कुरा दिया। उसमें मैं अभी थोड़ा कच्चा लग रहा था। सब सेटल होते होते शाम हो गई। मैंने थके हुए सुकून के साथ अंगड़ाई ली, ब्लेजर उठाई और बाहर चल दिया। बाहर एक चमकदार मैट ब्लैक बुगाटी खड़ी थी। मैंने देखा और आगे बढ़ गया। तभी एक आदर भरी आवाज आई, सर। आसपास कोई नहीं था। ये मुझे ही बुला रहा था। मैंने मुड़कर देखा, एक आदमी मुस्कुरा रहा था।
सर, हमारे एम्प्लॉयर आपसे मिलना चाहती हैं। आज रात एस्टेट पर आने की उम्मीद है। कार की खिड़की धीरे से नीची हुई और एक बेदाग प्रोफाइल सामने आई। डायना ने मुझे ठंडी उदासीनता से देखा, जैसे वो खुद फेवर नहीं मांग रही। मैंने थोड़ा मजा लेने का सोचा। पहली बात, मुझे सर मत कहो। दूसरी बात, अगर कुछ कहना है तो एम्प्लॉयर खुद आकर कहे। असिस्टेंट चौंका, पलटकर डायना को बताने लगा, पर वो पहले ही गाड़ी से उतर चुकी थी। डायना ने तिरछी नजर से देखा। अब एटीट्यूड आ गया। मेरी आंखें हल्की सी मुस्कुराईं। जवाब देने वाला था कि डायना पहले बोली, यह मेरी इच्छा नहीं है। ग्रैन मिलना चाहती है। उन्हें तलाक के बारे में नहीं बताया। वो तुमसे बहुत लगाव रखती हैं। ठीक है, चलूंगा, पर मेरी गाड़ी कल काम पर लानी है। असिस्टेंट को शिफ्ट करवा दो। डायना ने आंखें सिकोड़ी। मैंने नजर टिकाए रखी। जैसा सोचा था। डायना ने असिस्टेंट को इशारा किया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जेब से चाबी निकाली और असिस्टेंट को उछाल दी। व्हाइट लैंड रोवर, शुक्रिया। फिर बुगाटी का पिछला दरवाजा खींचकर अंदर बैठ गया। असिस्टेंट ने चाबी पकड़ी। मिस लीले, आगे बढ़ें। डायना का चेहरा और आवाज दोनों फ्लैट रहे। तभी मैंने झुककर असिस्टेंट को एक एड्रेस बता दिया। ली एस्टेट नहीं, बस अपने छोटे अपार्टमेंट का। बस। मैंने भौं उठाई। डायना की तरफ देखा। खिड़की धीरे से छड़ी और मेरा चेहरा पीछे चला गया। डायना ने धीरे से मन ही मन हंसी। वो ड्राइवर सीट में बैठ गई। मैं अंदर पैर फैलाए मजे में था। रास्ते में डायना लिले एस्टेट के रीति रिवाज बताने लगी। मैं सुनते सुनते ऊब गया। मुझे बड़ों के साथ पेश आना आता है। डायना सच में डरी हुई थी कि मैं कोई गलती कर दूंगा। पुराना मैं और अभी का मैं जमीन आसमान फर्क थे। पर जब उसने देखा कि मैं ग्रैन के पास दौड़ कर गया, मुस्कुराते हुए उन्हें पुकारा, तो उसे समझ आया कि वो बेकार में सोच रही थी। ग्रान कुछ ही पलों में हंसने लगी। जूलियन, इतने दिन कहाँ थे? इस बुढ़िया को भूल गए? ग्रैन, बिल्कुल नहीं, बस बहुत काम था। ग्रैन ने हल्के से माथे पर चपत लगाई। बहाने मत बनाओ, जा ताजा फल खा, खाना आने में वक्त है। मैंने हाथ बढ़ाया तो पास से एक तीखी आवाज आई। घर आकर बिना हाथ धोए खाना, ये किसने सिखाया? मैंने मुड़कर देखा। एक नफासत से कपड़े पहने महिला सीढ़ियां उतर रही थीं। आंखों में हिकारत थी। मैं समझ गया, यही हैं जिन्होंने कभी मुझे पसंद नहीं किया, जॉब छुड़वाने का दबाव बनाया था। मैंने उन्हें एक नजर का नोट दिया और ग्रैन की तरफ मुस्कुराकर मुड़ गया। ग्रैन, पहले हाथ धो आता हूं। डायना थोड़ा चौंकी। उसे लगा था मैं उसकी मां से भी उसी तरह रूखा रहूंगा। मदाम ले मुझे पसंद नहीं करती, पर ग्रैन के सामने दिखावा रखा, बस हल्के से बोली, हाँ, हाथ धोना सही है। वापस आकर मैंने मैडम ले को जैसे एग्जिस्ट ही नहीं किया। पूरा वक्त ग्रैन से बात करता रहा। जल्द ही हाउसकीपर ने खाने के लिए बुलाया। मैंने ग्रैन को सीट तक पहुंचाया और टेबल देखा। मेरी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। मुझे तीखा खाना पसंद है, पर टेबल पर इतना ब्लैंड खाना था कि खाना कहना भी मुश्किल था। मैंने 2-4 निवाले लिए और चॉपस्टिक्स रख दिए। डायना ने देखा कि मैंने लगभग कुछ नहीं खाया। उसने भौहें चढ़ाई, पर कुछ नहीं बोली। ग्रैन ने पूछ लिया, जूलियन, खा क्यों नहीं रहे? पहले तो यहाँ का खाना बड़े चाव से खाते थे। मेरे पेट में एक हल्की सी धक्का लगी। पुराने मैंने इस औरत के लिए यह ब्लैंड खाना भी तारीफ करके खाया होगा। पूरी तरह डोटिंग था वो मैं। कितना कन्विंसिंग एक्टर रहा होऊंगा। अब आर्ग्यू नहीं कर सकता था तो बस मुस्कुराकर बोला, आज बस ज्यादा भूख नहीं है ग्रैन, कोई बात नहीं। खाना खत्म हुआ। डायना और मैं जाने की तैयारी करने लगे, पर ग्रैन ने छोड़ा नहीं। जूलियन, तुम वो दामाद हो जो मैंने खुद चुना। कोई तकलीफ दे तो बताना, ग्रैन साथ है। और अगर यह जिद्दी लड़की तुम्हें खो दे तो खुद जिम्मेदार होगी। ग्रान बहुत कुछ देख चुकी थी। उनकी आंखें सब भांप लेती थीं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोला, ग्रैन, डायना मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं और आता रहूंगा। बाहर निकलने वाले थे कि मैडम लेले ने डायना को रोका। रुको, बात करनी है। डायना ने जवाब दिया भी नहीं कि मैं बोल दिया, तो मैं निकलता हूं। शायद माँ को कोई जरूरी बात करनी है। डायना ने साथ जाना छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ी। रुको, देर हो गई है, ड्राइवर को भेजती हूं। ठीक है। जाते वक्त मैंने मैडम ले को एक बार भी नहीं देखा। मेरे जाने के बाद मैडम ले डायना को सीधे अपने कमरे में ले गईं। अकेले में उन्होंने सब रोक टोक छोड़ दी। मेरे लिए नफरत उबल पड़ी। आज और भी बदतमीजी की उसने। ये किसने तमीज सिखाई? डायना की भौहें हल्की सी हिलीं। माँ, असल में कहना क्या था? मैडम लेले ने बात छोड़ी। डायना को ठंडी नजर से देखा और फोन पटक दिया। ये देखो। डायना ने फोन उठाया। भौहें तन गईं। कई तस्वीरें थीं उस रात बार की, मैं और सोफी साथ। कुछ एंगल्स से हम बहुत करीबी लग रहे थे। डायना की उंगलियां फोन पर कस गईं। माँ, ये गलतफहमी है। तस्वीरें सामने हैं और तुम कह रही हो गलतफहमी है। मैडम ले कुछ और कहती, उससे पहले डायना ने फोन उल्टा पटक दिया। माँ, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं।
मैडम ले हक्की बक्की रह गईं। फिर मुश्किल से खुशी छुपाते हुए बोलीं, तलाक कब हुआ? कुछ दिन पहले। इस जवाब के बाद मैडम ले ने उन तस्वीरों को पूरी तरह भुला दिया। रही डायना, उसने भी उन तस्वीरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जब तक अगले दिन वो ट्रेंडिंग लिस्ट पर नहीं आ गईं। हेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई और सब निशाना मुझ पर। विवियन सुबह नाश्ते में रोज की तरह स्क्रॉल कर रही थी, कॉफी एक हाथ में, फोन दूसरे में। फिर वो पोस्ट दिखा। विवियन का कॉफी मुंह से निकलते निकलते बची। उसने तुरंत सोफी को कॉल किया। मेरे भाई और तेरे बीच क्या चल रहा है? खुद के घर के पास घास नहीं खाते? तुझे बड़ी हिम्मत है। सोफी पहले कंफ्यूज्ड हुई, पर जैसे ही उसने तस्वीरें देखीं, सब समझ आ गया। वो मुस्कुराई। मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, आगे क्या होगा कौन जाने। विवियन ने उसकी खिंचाई की। मेरे भाई को हाथ लगाया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सोफी हंसती रही। फिर अचानक कुछ याद आया। फोन काटने से पहले उसने कैजुअली बोला, मुझे पता ही नहीं था तेरा भाई शादीशुदा है और डायना लिले से। ये तो उम्मीद भी नहीं थी। विवियन रुकी। तुझे कैसे पता? सोफी ने आलसी सी जम्हाई ली। मिले थे। और उसने फोन काट दिया। विवियन सीधे मेरे कमरे में आ गई। मैंने धीरे से आंखें खोली। क्या है? विवियन ने फोन सीधे मेरे मुंह पर रख दिया। खुद देखो। मैं पल भर में नींद से पूरी तरह जाग गया। जितना स्क्रॉल करता गया उतना चेहरा ठंडा होता गया। आखिरी पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं भड़कने के करीब था। ये किसने डाला? विवियन की आंखें भी ठंडी हो गई थीं। पता नहीं, पर यह क्लियरली तुम पर टारगेटेड हिट है। ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने स्क्रीन लॉक की ओर शांत नजरों से देखा। विवियन ने मेरे चेहरे की दृढ़ता देखी और सिर हिलाया। ठीक है, हाथ से निकले तो आ जाना। मैं तेरी बहन हूं। दरवाजे पर रुककर उसने पलट कर कहा, सोफी से संभल कर रहना। वो दिखती जितनी हार्मलेस है उतनी है नहीं। मैं मुस्कुराया और तैयार होने उठा। दांत मांजते हुए दिमाग में प्लान बनाता रहा। तभी फोन फिर बजा। सुपरवाइजर था। आवाज में तनाव था। जूलियन, फिलहाल मत आना, रिपोर्टर्स ने दरवाजा घेरा हुआ है। रुककर उसने पूछा, वो तस्वीरें सच नहीं है ना? मैं कुछ पल चुप रहा। तस्वीरें असली हैं, पर एंगल ने गलत इंप्रेशन दिया। सुपरवाइजर भी चुप हो गया। आखिर में बोला, कुछ दिन लो रहो। समझ गया, तकलीफ के लिए माफी। मैंने फोन रखा। आईने में खुद को देखा। चेहरा ब्लैंक, आंखें झील जैसी शांत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डायना इतनी दूर जाएगी। बस उस आदमी के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरा नाम बर्बाद कर दे। ठीक है, दोनों तरफ से खेल सकते हैं। तैयार होकर नीचे नाश्ते पर आया, इतना शांत कि विवियन को चिंता होने लगी। उस दोपहर मैंने पुराना फोन निकाला और एक फोटो अपलोड कर दी। पल भर में पोस्ट लाइव हो गई। जानकारी के लिए, डायना लेले, सीईओ ऑफ लीले कॉरपोरेशन, और मैं तलाकशुदा हैं। उन तस्वीरों में जो लड़की है वो मेरी बहन की करीबी दोस्त है। जो इंटीमेट लगा वो सिर्फ कैमरा एंगल था। साथ में कई इमेजेस, तलाक का अग्रीमेंट जिसमें मैंने कुछ नहीं लिया, तलाक सर्टिफिकेट, और आखिर में डायना और एक्जेवियर की एक बेहद इंटीमेट तस्वीर। पलों में ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन पलट गई। उसी वक्त एक और पोस्ट आई। यार, बेचारे के साथ बेइंसाफी हुई। टोन प्लेफुल था, पर मैसेज साफ था। उस रात सोफी और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। डायना ने दोनों पोस्ट्स देखे। उसने देखा, ऑल ब्लैक प्रोफाइल पिक्चर, बिल्कुल खाली अकाउंट पर सिर्फ एक पिंड पोस्ट, और वो तस्वीर जो दुनिया को बता रही थी कि तलाक क्यों हुआ। डायना के होंठ एक सख्त लकीर में बंद हो गए। अचानक सीने में कुछ कसा, बिना किसी वजह के। तभी असिस्टेंट हड़बड़ाया हुआ आया। मिस ली, जो डील हुई थी वो पार्टी पीछे हट गई है और लीले कॉरपोरेशन के शेयर्स गिर रहे हैं। डायना का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। पीआर टीम लगी है, पूरी कंपनी काम कर रही है। डायना कुछ बोलने वाली थी कि दफ्तर का दरवाजा फिर खुल गया। मैडम ले तेज कदमों से आई, चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने बैग टेबल पर पटका। जूलियन ली, जरा भी लॉयल्टी नहीं। लीले कॉरपोरेशन को स्कैंडल के बीच में घसीट दिया। अभी रिपोर्टर्स बिल्डिंग घेरे हुए हैं। अपने ही हेडक्वार्टर्स में चोरों की तरह घुसना निकलना पड़ रहा है। और तुम डायना अभी भी उसका बचाव कर रही हो। उसे पोस्ट्स हटाने को कहो। माँ, मुझे उस तस्वीर के बारे में पता नहीं था। जेवियर की उस हरकत को याद करके डायना का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। मैडम ले को भी शायद कुछ समझ आया। तुरंत टोन बदला। एक्जेवियर के लिए सफाई देने लगी। जेवियर ने यह इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। डायना ने फ्लैट आवाज में काटा। माँ, असिस्टेंट घबराते हुए फोन उठाए आया। मिस लीले, जूलियन तक कोई रीच नहीं कर पा रहा। डायना का एक्सप्रेशन और बिगड़ा। मैडम ले फिर भड़कीं। ये समझता क्या है खुद को? क्या शादी किसी साजिश का हिस्सा थी? तभी नेथन का कॉल आया। उसने पहले डायना को जमकर कोसा, फिर बोला, आज रात विवियन मुझे और सोफी को डिनर दे रही है, तेरी जीत सेलिब्रेट करने के लिए। एड्रेस भेज रहा हूं। मैं एड्रेस पर पहुंचा।
विवियन और नेथन पहले से थे। नेथन टिक नहीं पा रहा था। सोफी अभी तक नहीं आई। सोफी ने ऑनलाइन मेरा साथ दिया था, इसलिए मैंने कैजुअल रखा। शायद अटकी हो, थोड़ा इंतजार करते हैं। पर सोफी नहीं आई। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विवियन, सोफी को कॉल करो। विवियन ने डायल किया। काफी देर बाद किसी ने उठाया। सोफी ने जो कहा, विवियन का चेहरा फौरन उतर गया। उसने कॉल काटा। क्या हुआ? विवियन पहले से जैकेट पहन रही थी। हॉस्पिटल, सोफी के भाई का एक्सीडेंट हुआ। नेथन अगले ही पल उठ गया और मुझे लगभग खींचता हुआ बाहर ले गया। फैंग फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ते में बताता हूं। गाड़ी में विवियन ड्राइव कर रही थी। नेथन ने मुझे रन डाउन दिया। फैंग फैमिली अजीब लोग हैं। शुरू से सोफी को पसंद नहीं किया। जब भाई पैदा हुआ तो परिवार ने सब कुछ उसे हेयर बनाने में लगा दिया। इतने गहरे फेवरेटिज्म के चलते सोफी को अपने भाई से कभी लगाव नहीं हुआ। ऊपर से सोफी के पिता हाल ही में बीमार पड़े हैं और सक्सेशन की लड़ाई लगातार चल रही है। ऐसे में भाई का एक्सीडेंट सबसे बुरे वक्त पर। हम अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी जल रही थी। सोफी बाहर बैठी थी, हाथ घुटनों पर बंधे हुए। सोफी, क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ पल की खामोशी के बाद सोफी धीरे से बोली, उसने मेरी गाड़ी चुराई और ले गया। क्रैश हो गया। ये सुनते ही हम सबका दिल डूब गया। फिर ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझ गई। डॉक्टर बाहर आया, मास्क उतारा और सिर हिला दिया। हमने सब कुछ किया, सबके चेहरे उतर गए। सोफी का तो रंग ही उड़ गया। फैंग फैमिली के आने पर क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे रेस्टोरेशन रूम बुला लिया गया। ये वापसी के बाद मेरा पहला केस था और वो सोफी का भाई था। मैंने पूरी मेहनत लगा दी। आखिर में वो बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा जिंदगी में था। जो कॉलीग्स सोच रहे थे कि 2 साल बाद मेरी स्किल्स कमजोर पड़ गई होंगी, वो चुप हो गए। सोफी से दोबारा मुलाकात अंतिम संस्कार में हुई। फैंग फैमिली आंसुओं में थी, सिवाय सोफी के, जो एक तरफ सारे काले कपड़ों में खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। सोफी की माँ टूटी हुई थी, रो रो कर बुरा हाल था। वो लगभग बेहोश हो गईं, फिर सोफी पर टूट पड़ी और मुट्ठियों से मारने लगीं। वो तेरा भाई था। सोफी डगमगाई, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में बस गहरी ठंडक और बेबसी थी। सोफी के पिता भी आए, बीमार और कमजोर, पर जब उन्होंने सोफी को बिना किसी भाव के खड़े देखा तो गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सोफी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। कमीनी लड़की, अपने ही भाई को रास्ते से हटा दिया। कितना पत्थर दिल है तू। जांच में ब्रेक फेलियर निकली। सबने मान लिया कि सोफी जिम्मेदार है। सोफी हिली नहीं, उसने मार सह लिया। आंखें पिता पर टिकी रहीं। एक आखिरी बार कह रही हूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पिता ने फिर हाथ उठाया। सोफी लड़खड़ाई। उसने हाथ उठाया और होंठ से खून पोंछा। मुझसे और नहीं देखा गया। और सोफी ने पिछली बार मेरी मदद की थी, मेरा फर्ज था। मैं आगे बढ़ा, सोफी को पीछे खींचा और उनके पिता की आंखों में सीधे देखा। सर, याद रखें कहाँ हैं आप? यह श्मशान है। मैं सोफी को वहां से ले गया। विवियन मुझे रोकने वाली थी, पर मैं तेज निकल गया। वो सोफी के पिता के पास गई। मेरा भाई बचपन से बिगड़ैल रहा है, माफ करें। सोफी की वजह से विवियन को इस फैमिली से कोई सहानुभूति नहीं थी। सोफी के पिता का गुस्सा अभी भी उबल रहा था, पर मेरी पहचान देखकर खुद को रोक लिया। मैं सोफी को एक पेड़ के नीचे ले गया और उसका सूजता हुआ चेहरा देखकर भौहें चढ़ाईं। तुमने बचाव क्यों नहीं किया? सोफी चुप रही। मैं उसकी चोट देख रहा था कि अचानक लगा जैसे कोई देख रहा है। मैंने नजर घुमाई। डायना थोड़ी दूर काले कपड़ों में खड़ी हमें देख रही थी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। पर डायना अकेली नहीं थी। एक्जेवियर काले सूट में उसकी कमर पर बांह डाले खड़ा था। मेरे अंदर एक ठंडी नफरत उठी। फिर एक्जेवियर सीधे मेरी तरफ चला आया। जूलियन, तस्वीर वाला मामला। मैंने डायना को बहुत ज्यादा प्यार किया, बस इतना ही था। मेरी मंशा नहीं थी कि तुम देखो। वो जेन्युइनली पछताया हुआ दिख रहा था। आंखें नीची, हर अंग से बेगुनाही टपक रही थी। मैंने ठंडी नजरों से देखा। एक पल बाद मेरे होंठ मुड़े। तो क्या? मैं पहले भी कह चुका हूं, उस घर में जो कुछ था और डियाना खुद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने डायना की तरफ देखा, वो ठंडा खिंचा हुआ चेहरा और कंधे उचका दिए, पूरी बेरुखी से। फिर मुस्कुराया। सुना है ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। एक्जेवियर का चेहरा पल भर में बदल गया। डायना ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। एक्जेवियर थोड़ा आहत दिखा। डायना का एक्सप्रेशन ठंडा रहा। वो हमारी नोकझोंक में नहीं पड़ना चाहती थी। सीधे सोफी से बोली, फैंग कॉर्पोरेशन अब तुम्हारे हाथों में है। साथ काम करने की उम्मीद रखूंगी। सोफी की आंखें ठंडी हो गईं। लेले कॉर्पोरेशन और फैंग कॉर्पोरेशन के हमेशा से गहरे कारोबारी रिश्ते रहे थे। जब सोफी के भाई फैंग चलाते थे, उनकी डायना से हमेशा ठनती थी और डायना कभी नरमी नहीं दिखाती, सो वो हमेशा हारते। अब सोफी के हाथों में आया तो कंपनी पहले से अंदरूनी उथल पुथल में थी। बाहरी खतरे अलग थे,
अगर लीले कॉरपोरेशन अभी फैंग पर वार करे तो सोफी के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। यह सोचकर सोफी का चेहरा और भी सख्त हो गया। मैं जेवियर की तरह सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। मैंने सोचकर सोफी से कहा, विवियन और मैं तुम्हारे साथ हैं। डायना को अभी भी विवियन की पहचान नहीं थी। वो अभी यही सोच रही थी कि सोफी का पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। सोफी ने हाथ बढ़ाकर मेरे बाल बिखेरे। तो ठीक है छोटे भाई। उसकी आवाज में गर्म जोशी साफ थी। मैं चौंका, फिर समझ गया शायद वो डायना को चिढ़ाने के लिए कर रही है, तो मैंने जाने दिया। डायना ये सब देखती रही, काली ठंडी आंखें। जेवियर के साथ जाने के लिए पलटी ही थी कि जेवियर फिर बोल पड़ा, जूलियन, अगले हफ्ते मेरी आंट का बर्थडे है, कुछ दोस्तों को बुला रहा हूं, क्या तुम भी आओगे? लीले कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे परिवार को वैसे भी ऑफिशियल इन्विटेशन आएगा। मुझे जेवियर की जरूरत नहीं थी, पर मैं अभी डायना को बताने के लिए तैयार नहीं था कि मैं असल में कौन हूं, और यह भी देखना था कि जेवियर का इरादा क्या है। तो मैंने बिना गर्मजोशी के मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। हफ्ता जल्दी गुजर गया। मैडम ली के बर्थडे बैंक्वेट की रात आई। मैं विवियन के साथ नहीं गया, खुद गाड़ी चलाकर गया। आज मैंने सादा काला कैजुअल सूट पहना था। मेरे चलने में एक शांत दबदबा था। अंदर घुसते ही हर तरफ से नजरें पड़ीं, फुसफुसाहटें उठीं। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जेवियर मैडम लीले से बातें कर रहा था जब उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक कौंधी, पर उसने जल्दी से छुपा लिया। आंट लीले, डायना अभी तक नहीं आई? नहीं, ऑफिस में कुछ था, आती ही होगी। डायना का नाम सुनकर जेवियर थोड़ा ढीला पड़ा, फिर मेरी तरफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन बनाकर देखा। आंट लीले, ये जूलियन है ना? क्या आपने इन्हें इनविटेशन भेजा था? मैडम ले ने मुझे देखा, चेहरे की खुशी गायब। मैं जूलियन ली को कभी इनविटेशन नहीं भेजती। ये बिना बुलाए आया है, क्या घुस आया? वो ठंडी मुस्कान। जेवियर, जाओ निपटाओ, जो ठीक लगे करो, जैसा आप कहें। जेवियर मेरी तरफ बढ़ा, तभी मेरी नजर विवियन से मिली जो चुपचाप इशारा कर रही थी कि कुछ मत करना। मैंने कंधे उचकाए। जेवियर पहले ही सामने था। जूलियन, बिना इनविटेशन के कैसे आए? सीधे मांगते, मैं दे देता। मेरा चेहरा शांत रहा, मुंह के कोने पर एक ठंडी धार। जवाब देने वाला था कि पीछे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। ये मेरे साथ आए हैं, देखना चाहोगे मेरा इनविटेशन? सोफी ने भौं उठाते हुए जेवियर को ऐसी मुस्कान दी जो मुस्कान नहीं थी। जेवियर का एक्सप्रेशन एक पल के लिए सख्त हो गया, माहौल अजीब हो गया। फिर एक ठंडी फ्लैट आवाज ने खामोशी काटी। मिस फैंग, फैंग कॉरपोरेशन को किनारे से वापस खींच लाना मेरी नजर के नीचे काबिले तारीफ है। लीले कॉरपोरेशन ने फांग पर हर तरफ से वार किया था। डायना को लगा था सोफी बस एक नाजुक लड़की है, पर सोफी उस कंपनी को बार बार बचाती रही जो कब की डूब जानी चाहिए थी। सोफी ने बिल्कुल खाली मुस्कान पहनी। तारीफ के लिए शुक्रिया। डायना शांति से जेवियर के पास आई। जेवियर ने फौरन उसकी कमर पर हाथ डाल दिया। मुझसे एक धीमी ठंडी हंसी निकली। डायना ने मुझे देखा। मैंने सीधी शांत नजर से उसका सामना किया। जेवियर फिर बोला, जूलियन, मैं पहले गलत था, माफ करो। मैंने कुछ नहीं कहा। सोफी पहले ही ठंडे अंदाज में हंसी और मुझे खींच ले गई। वो मुझे डाइनिंग टेबल पर ले गई और शैंपेन का गिलास थमाया। उस जैसे इंसान से पंगा लेना, डर नहीं लगता खुद को नीचा दिखाने का? मैंने गिलास लिया पर पिया नहीं। आज की रात का शो अभी खत्म नहीं हुआ, ट्रस्ट करो। सोफी को परवाह नहीं थी जेवियर क्या कर सकता है। वो बस हंसी। क्या वो सच में अभी भी तुम्हारे लिए खतरा है? मैंने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सोफी रूम वर्क करने चली गई। विवियन भी किसी से बातों में लग गई। मैं बोर हो गया। पिछले दरवाजे से बाहर बगीचे में निकल गया। फव्वारे पर रोशनी पड़ रही थी, पानी चमक रहा था, कुछ लोग शांति से बातें कर रहे थे। मैं फाउंटेन के किनारे बैठकर फोन निकाल ही रहा था कि जेवियर आ गया। जूलियन, यहां क्यों हो? आसपास कोई नहीं था, सीधे बात करो। जेवियर की मुस्कान गायब हो गई। तुम जानते थे मैं क्यों आऊंगा? तलाक हो गया, डायना से दूर रहो। मैं उठा और इतना जोर से हंसा कि तकलीफ हुई। सच में? दिमाग ठीक है? जेवियर का एक्सप्रेशन बदला, फिर वापस उसी बेचारे लुक पर आ गया। जूलियन, सब मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। एक कदम आगे बढ़ा। मैं ठीक समझ गया वो क्या करने वाला है। मेरी आंखों के पीछे कुछ ठंडा कौन था। मैंने होंठ हल्के से मोड़े और जरा सा एक तरफ हट गया। जेवियर अपनी गति नहीं रोक पाया, हाथ वापस नहीं खींच पाया और सिर के बल फाउंटेन में जा गिरा। जोरदार छपाक। जेवियर ने चिल्लाया, मुश्किल से खुद को संभाला। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की थी, पर खुद गिर गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, उसका रंग पल भर में उड़ गया। सभी मुड़कर देखने लगे। जेवियर का चेहरा राख जैसा, कांपती आवाज, जूलियन, तुमने मुझे धकेला। मैं पूरे मामले को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बेकार नाटक हो। लोग शोर सुनकर बाहर आ गए। डायना ने नजारा देखा और चेहरा पत्थर हो गया। वो जेवियर की तरफ बढ़ी। पास आते ही उसने जेवियर की बात सुनी। वो अभी भी पीला था। डायना की तरफ हाथ बढ़ाया। डायना ने उसे ठंडे फाउंटेन से बाहर निकाला और मुझे चुभती नजर से देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा?
उसने यह कहा जैसे यकीन ना हो, फिर एक्जेवियर को तेजी से लेकर मेरे पास से गुजर गई। मैंने घूरती नजरों और उंगलियां उठाने वालों को इग्नोर किया और शांति से अंदर चला गया। सीधे मेन डिस्प्ले कंसोल की तरफ बढ़ा। मैडम ले ने रास्ता रोक लिया, चेहरा बिगड़ा हुआ। अब क्या करने वाले हो? बस नहीं हुआ तमाशा? मैंने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया और चुपचाप फोन सिस्टम से कनेक्ट किया। मैडम ले का चेहरा और काला पड़ा। आगे बढ़ने वाली थीं कि सोफी कहीं से प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए उनके सामने आ गई। आंट ले, बस एक पल। जेवियर कपड़े बदलकर डायना के साथ नीचे आया। मेरे पास आकर आहत चेहरे से बोला, जूलियन, मैंने क्या गलत किया? मैंने धीरे से पलकें झपकाईं और एक उंगली होंठों पर रखी। असली शो शुरू हो रहा है, चुपचाप देखो। फिर मेन स्क्रीन हिली और एक वीडियो चलने लगी। जेवियर जम गया, उसका रंग उड़ गया। स्क्रीन पर अभी अभी फाउंटेन पर हुई घटना का पूरा फुटेज था। जेवियर किसी को धकेलने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी ही मोमेंटम में बह गया और खुद गिर पड़ा। हर फ्रेम क्रिस्टल क्लियर था। यह बिल्कुल साफ था कि मैंने उसे छुआ तक नहीं। कमरे में हंगामा मच गया। जेवियर का एक्सप्रेशन किसी भी शब्द से परे था। डायना मेरे पास आई और मेरे हाथ पर हाथ रखा। बस बस, मन में आया। 2 साल खुद को सिकोड़ा और उसकी तवज्जो के लिए गिड़गिड़ाया। यह उसके मुकाबले में कहीं नहीं है। पर कहने से पहले अचानक जी मिचलाया। मैंने डायना का हाथ झटका और जोर से गैग किया। डायना ने इंस्टिंक्ट में एक कदम पीछे लिया। मैंने देखा और मुस्कुराया। मिस ले, दूरी बनाए रखें, मुझे बेकार लोगों से एलर्जी है। डायना की नजर गहरी हो गई। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था कि विवियन की आवाज आई। वो दौड़ती आई और मेरी बांह थाम ली। जूलियन, ठीक हो? कुछ हुआ? थोड़ा जी मिचला रहा है, शायद कुछ लोगों को देखकर। बगल में डायना की भौहें ठंडी हो गईं। वो आगे बढ़ी। जूलियन, यहां आओ। उसका हाथ मेरे बालों तक पहुंचने से पहले विवियन ने मुझे पीछे खींच लिया। उसने डायना को बिना किसी गर्मजोशी के देखा। मिस ले, कृपया पीछे रहें। डायना की आंखों में एक ठंडी लकीर थी। जूलियन, मैंने कहा, यहां आओ। मैंने उसे खुली नफरत से देखा। डायना, तुमने बुलाया तो मैं आ जाऊं। ये कब से हुआ? हम तलाकशुदा हैं। मुझसे बात करने का तरीका सुधारो। डायना बार बार मेरा नाम लेती रही, पर मैं विवियन के पीछे से नहीं हिला। डायना के अंदर कुछ भड़का। चेहरा हिमशीत हो गया। मुश्किल से तलाक हुआ और पहले सोफी, फिर विवियन। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे अंदर यह सब था। तुम्हारा विवियन से कब से चल रहा है? उसकी आवाज गहरी हुई। कमरे में सब देख रहे थे, सब ने सुना। जेवियर, जो मुश्किल से खड़ा था, लड़खड़ाते हुए डायना के पास आया। डायना, ये बात मैंने खुद जूलियन से की। पता चला कि जूलियन और विवियन तुम्हारी शादी के दौरान भी मिल रहे थे। मैंने जोश में आकर तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश की। मैंने जेवियर को ठंडे मजे से देखा। इंसान को थोड़ी आत्म इज्जत रखनी चाहिए। एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा ना बढ़ाओ। जूलियन, ये सब मैं नहीं कहना चाहता था, पर तुम मुझे जो चाहो करो, डायना को तकलीफ मत दो। मैं सीधे एक जेवियर के सामने जा खड़ा हुआ। विवियन से मेरा रिश्ता डायना से शादी के दौरान नहीं शुरू हुआ। यह तो मेरे जन्म के दिन से है, जब विवियन और मुझे एक ही फैमिली रजिस्टर में दर्ज किया गया। मैंने यह ऐसे कहा जैसे मौसम की बात कर रहा हूं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बाहें बांधी और जेवियर को कंटेम्प्ट से घूरा। मिस्टर जेवियर, क्या आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बहन के साथ धोखा किया? ये लाइन बम की तरह फटी, पूरे कमरे को हिला गई। भीड़ में से कुछ बोल्ड वारिसों ने आवाज उठाई, मिस्टर ली, तलाक के वक्त आपने कुछ नहीं लिया? मैंने बाहें बांधे रखीं। नजर एक्जेवियर के पीले चेहरे से हटाकर डायना के बर्फ से भी ठंडे चेहरे पर टिकाई। बिना किसी नर्वसनेस के बोला, लीले, फैमिली की किसी भी चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है, और अगर मिस लीले देना भी चाहती तो मैं नहीं लेता। डायना का एक्सप्रेशन और नीचे गिर गया। फिर विवियन ने मुझे पीछे खींचा और तेज नजरों से एक्जेवियर की तरफ मुड़ी। मिस्टर एक्जेवियर, आज रात जो आपने कहा, उससे ली फैमिली के पास डेफेमेशन का पूरा केस बनता है, पर मैं अपने भाई का नाम आपके नाम के साथ किसी भी लीगल फाइलिंग में नहीं आने दूंगी। आप इस लायक नहीं हैं। लेकिन अगर आपने मेरे भाई के सामने दोबारा कोई हरकत की तो ली फैमिली को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। विवियन ने मेरी बांह थामी और चल दी। बिना कहे भीड़ रास्ता दे गई। हम बहुत देर पहले जा चुके थे, पर लोग अभी भी धीरे धीरे सांस छोड़ रहे थे, जैसे किसी सपने से जाग रहे हों। ऊपर दूसरी मंजिल की रेलिंग पर सोफी झुककर पूरा तमाशा देखती रही थी, बड़े इत्मीनान से। वो हमारे पीछे भीड़ में से निकल कर आई। बैंक्वेट फिर से शुरू हो गया। जेवियर का बांह डायना की कमर पर था, पर कान अभी भी बज रहे थे। मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। उसने मुझे इसमें खींचा। उसने हमें सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, है ना? डायना के एहसासों को किसी एक नाम में समेटना मुश्किल था। इधर विवियन और मैं अभी वेन्यू से बाहर निकले ही थे कि पीछे से आवाज आई, मेरा इंतजार करो। विवियन मुड़ी, एक हाथ मेरे इर्द गिर्द, दूसरा आने वाले को रोकने के लिए उठाया। सोफी दौड़ती हुई विवियन के हाथ से टकराई और पीछे उछल गई। उसने हाथ हिलाया और बिल्कुल अनबॉदर्ड होकर मुझे देखा। आज रात तुम कमाल थे। डायना को इस तरह हिलाकर साफ निकल जाना पहली बार देखा। मैंने फ्लैट नजर से देखा।
डायना से कोई पुरानी दुश्मनी है? उसे तकलीफ में देखकर इतनी खुशी क्यों? सोफी हंसी। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, आज के बाद कौन जाने। यह कहते हुए उसकी चमकती आंखें मुझ पर टिकी थीं। उस नजर से बेचैनी हुई। मैंने मुंह का कोना खींचा। विवियन, चलते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले सोफी हमारे साथ घुसने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसने नाक पकड़ी, आगे की तरफ कोशिश की, वहां भी बंद हो गई। आखिर में उसने छोड़ दिया। गाड़ी स्मूथली लीले एस्टेट की तरफ बढ़ी। मैंने थोड़ी हथेली पर टिकाई और खिड़की से बाहर देखता रहा। लीले एस्टेट पर माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। डायना और जेवियर लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। मैदाम ले स्पाइरल स्टेयरकेस से उतरकर उनके सामने बैठ गईं। ग्रैंडमदर सो गई हैं। अब बताओ, ये जूलियन ली कौन है? ली फैमिली का वारिस कैसे बना? कहीं हम किसी खेल में तो नहीं फंसे? डायना की भौहें भारी थीं। विवियन इतनी बेवकूफ नहीं है। इतना बड़ा झूठ हमेशा नहीं टिकता। ली फैमिली का एक फर्स्ट बॉर्न बेटा है। मैडम ले का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाती और इंतजार करती है। फिर वो पूछती है, तो जूलियन आखिर क्या चाहता है? लिले कॉर्पोरेशन और ली कॉर्पोरेशन हमेशा से राइवल्स रहे हैं। उसने अपनी पहचान छुपाकर तुमसे शादी की। क्या यह संदिग्ध नहीं लगता? वो आखिर चाहता क्या है? जेवियर बीच में आकर मैडम लीले को शांत करने की कोशिश करता है। आंट लेले, चिंता मत करो। वो जो भी चाहता था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायना उससे पहले ही तलाक ले चुकी है। ऊपर से वो शांत दिखता है, लेकिन अंदर से आग में घी डालता रहता है। मैडम लीले और भी भड़क जाती हैं। कहीं उसने लीले कॉर्पोरेशन की कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तो नहीं चुराई? डायना की भौहें हल्की सी तन जाती हैं। कनपटी में हल्का दर्द उठता है। कुछ है जो उसके अंदर से गायब सा लगता है। वो गुस्से में है, फिर भी अजीब तरह से खोखला महसूस कर रही है। उसके विचार उलझे हुए हैं। तभी उसका पैर खुद ब खुद हिलता है और वो होश में आती है। जेवियर उसे चिंता से देख रहा होता है। डायना, चलो, माँ को थोड़ा आराम करने दो। मैडम लेले काफी देर से बोल रही थीं। डायना को बेसुध देखकर वो कड़वाहट से चेतावनी देती हैं। अपना ख्याल रखना। उस आदमी की कोई ना कोई चाल जरूर है। डायना पहले से ही चिड़ी हुई है। वो 2 साल यहां रहा। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो कब का कर चुका होता। आप कहना क्या चाह रही हैं? जेवियर का चेहरा एक पल के लिए बदलता है। वो बीच में आता है। डायना, समझने की कोशिश करो। आज की रात माँ के लिए भी आसान नहीं थी। डायना कुछ नहीं कहती। वो बिना एक शब्द कहे चली जाती है। लिले एस्टेट के बाहर गाड़ी एक्जेवियर की बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो झिनकता है। डायना, आज रात मैं घर पर अकेला हूं, क्या तुम रुकोगी? डायना ड्राइवर की सीट पर चुपचाप बैठी रहती है। न बोलती है, न हिलती है। जेवियर जबड़ा भींचकर अकेला उतर जाता है। मैडम ले की बर्थडे बैंक्वेट पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है। अब सबको पता चल गया है कि ली फैमिली के फर्स्ट बॉर्न बेटे की शादी डायना ली से हुई थी, और जब तक यह गॉसिप फैली हम पहले ही तलाक ले चुके थे। अफवाहें उड़ रही हैं और मैं घर पर चैन से हूं। हाल ही में मैं देर रात तक बाहर रहने लगी थी, इसलिए विवियन ने रात को बाहर जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। मैं इस वक्त का इस्तेमाल एक पुरानी स्किल सीखने में करती हूँ। अपने कमरे में मैं एक छोटा कैमरा अपनी डेस्क की तरफ करती हूँ, जिस पर मेकअप के प्रोडक्ट्स बिखरे हुए हैं। मैं हर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ, वो क्या है, क्या करता है। फिर कैमरा को ट्राइपॉड पर लगाकर अपने चेहरे की तरफ करती हूँ। आज मैं आपको SFX मेकअप यानी स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप सिखाने वाली हूँ। आपने फिल्म्स और शोज में देखा होगा जहां एक्टर्स का वजन सैकड़ों पाउंड्स बढ़ा हुआ दिखता है। मैं प्रोस्थेटिक स्किन क्ले का एक कंटेनर उठाती हूँ, कैमरा पर टेक्निक समझाती हूँ, फिर धीरे धीरे चेहरे और बॉडी पर लेयर्स बनाती जाती हूँ। एक एक मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हुए आइवरी टोन्ड फाउंडेशन लगाती हूँ और पूरा लुक तैयार करती हूँ। अंत में लेंस में एक बेहद खूबसूरत महिला नजर आ रही होती है। ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद मैं सब कुछ हटाने का तरीका भी दिखाती हूँ। यह स्किल्स मैंने मॉर्टिशियन के तौर पर सीखी थी, इसीलिए एक मॉर्टिशियन की मेकअप स्किल्स अक्सर किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से भी बेहतर होती हैं। सब कुछ खत्म करके मैं वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड कर देती हूँ। मैंने हाल ही में कई शॉर्ट वीडियो अकाउंट्स बनाए हैं। इन पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स और कभी कभी वेलनेस टिप्स शेयर करती हूँ। मेरा मकसद सीधा है, इस अकेले प्रोफेशन यानी मॉर्टिशियन को वो सम्मान वापस दिलाना जिसका वो हकदार है। वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं काउच पर लेट जाती हूँ और फोन लेकर बैठ जाती हूँ। सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से नंबर्स बहुत अच्छे हैं। प्लेटफॉर्म खुद इन्हें प्रमोट कर रहा है और मेरे पहले से ही 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इस ग्रोथ को देखकर कई कंपनीज ने चुपचाप मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। दोपहर को मैं काउच पर टिकी एक पुरानी किताब में डूबी हूँ। यह सॉन्ग डायनेस्टी में लिखी गई एक प्राचीन मेडिकल टेक्स्ट है, द बुक ऑफ मिरियड रेमेडीज। ठुड्डी हाथ पर टिकाए पढ़ ही रही थी कि फोन बजता है। नेथन हुओ का कॉल है। जूलियन, आज रात क्लब काम है। मैं आलस से कहती हूँ, मेरी बहन ने रात को बाहर जाने से रोका हुआ है। मिलना है तो जल्दी आओ। जल्दी? जेलॉन क्लब में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने जाएंगे?
विवियन इतनी कंट्रोलिंग क्यों है? छोड़ो उसे, मैं आज रात लेने आता हूँ। कई दिनों से घर में बंद हूँ, अब काफी ठीक भी हूँ। सोचती हूँ जिंदगी काफी बोरिंग हो गई है, एक रात बाहर जाने में क्या हर्ज है। ठीक है, लेने मत आना, मैं खुद निकल जाऊंगी। उस शाम 8:30 बजे माँ और बहन के साथ डिनर करती हूँ, बिल्कुल शांत और अच्छे से। फिर ऊपर अपने सेकंड फ्लोर के कमरे में सोने चली जाती हूँ। आधे महीने से अच्छी तरह बर्ताव किया है, माँ और बहन को कोई शक नहीं। रात 9 बजे सेकंड फ्लोर से रोप लैडर लटकाती हूँ और आराम से नीचे उतर जाती हूँ। पिछले दरवाजे से चुपके से निकलती हूँ, कैब बुलाती हूँ और सीधे गैलन क्लब पहुंचती हूँ। आधे घंटे बाद नेथन के बगल में बैठी जूस का गिलास थामे हूँ। तभी नेथन का हाथ लगता है, गिलास हिलता है और पूरी रेड वाइन मेरी शर्ट पर गिर जाती है। रेस्ट रूम में साफ करने जाती हूँ, एक होस्टेस पीछे आ जाती है। मुड़कर देखती हूँ तो डायना लिले थोड़ी दूर से चली आ रही है। वो बिजनेस के लिए यहाँ आई थी और अभी थोड़ा दिमाग साफ करने निकली थी। तभी उसे एक लंबा आदमी होस्टेस के साथ रेस्टरूम से बाहर निकलता दिखता है। क्लब में ये आम बात है। फिर उस आदमी की आवाज कानों में पड़ती है, इतनी क्लमजीनेस के साथ ये काम कैसे करती हो? डायना को जैसे बिजली का झटका लगता है। वो गुस्सा पीकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ? सच में मैं बस उस होस्टेस का कंधा थपथपा रही थी, लेकिन अब डायना आ गई है और झगड़ा ढूंढ रही है, तो मैं भी पूरा खेल खेलने का सोच लेती हूँ। उस होस्टेस की कमर में हाथ डाल देती हूँ। और क्या होता है यहाँ? डायना मेरे हाथ को घूरती है, आवाज बर्फ की तरह तीखी। मिस्टर ली, आपकी एक्टिंग तो फर्स्ट रेट है, मुझे नहीं पता था आप में ये वाइल्ड साइड भी है। मैं बेशर्मी से मुस्कुराती हूँ। और भी बहुत कुछ है जो तुमने नोटिस नहीं किया, क्योंकि नजर वैसे भी कमजोर है तुम्हारी। ये कहते हुए मैं होस्टेस के साथ आगे बढ़ने लगती हूँ। इस कमीने को देखकर खून खौल उठता है उसका। इसने मेरी जिंदगी के 2 बेहतरीन साल बर्बाद कर दिए। होस्टेस डरी हुई मेरे साथ चुपचाप चलती है। जैसे ही हम डायना के पास से गुजरते हैं, उसका हाथ मेरी कलाई को कसकर पकड़ लेता है। डायना की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हैं। तुम दोनों ने रेस्टरूम में क्या किया? मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी है। आंखें तरेर कर होस्टेस से कहती हूँ, तुम जाओ, मेरा इंतजार करो। वो झिझक कर चली जाती है। डायना के जाते ही मैं उसकी तरफ मुड़ती हूँ। एक मौका दे रही हूँ, छोड़ दो। वो टस से मस नहीं होती। मैं ठंडी हंसी हंसती हूँ और संघर्ष बंद कर देती हूँ। उसकी ही पकड़ का मोमेंटम इस्तेमाल करके उसका हाथ पलट देती हूँ और एक साफ थ्रो से डायना को जमीन पर पटक देती हूँ। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हाथ झाड़ कर जाने लगती हूँ, तभी मेरी टखने को फिर से पकड़ लिया जाता है। डायना गुस्से से परे जाकर हंसती है। बुरा नहीं, लड़ना भी जानती हो। मैं पैर उठाकर उसके हाथ पर मारने ही वाली थी कि डायना पहले से तैयार थी। वो चकमा देकर एक झटके में मुझे दीवार से लगा देती है, पूरी कमांड के साथ। मैं तिरछी नजर से डायना को देखती हूँ। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास है। अभी भी लड़ना है? मैं दांत पीसकर ठंडी आंखों से दिमाग दौड़ाती हूँ। तुम मुझे हर्ट कर रही हो। डायना का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो देखना चाहती है मैं क्या चाल चल रही हूँ, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। उसी पल मैं सिंक काउंटर से वाज उठाकर जोर से मारती हूँ। हालांकि याद है कि वो लीले कॉरपोरेशन की सीईओ है, इसलिए सिर पर नहीं, पीठ पर मारती हूँ। चोट लगते ही पीछे मुड़े बिना सीधे प्राइवेट रूम की तरफ भागती हूँ और सुरक्षित पहुंच जाती हूँ। गैलन क्लब चिंगछिंग में है, जो लीले फैमिली के इलाके के काफी करीब है। और अब जब मैंने उसे जमीन पर गिराया है, तो बाद में मुसीबत हो सकती है। कमरे में होस्टेसेस को बाहर भेजती हूँ, सब बाहर जाओ। फिर कोने में कांप रही उस एक लड़की को कहती हूँ, आओ, इन्हें गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करो। वो नेथन को सहारा देकर मेरे साथ क्लब से बाहर निकलती है। अब आधी रात हो चुकी है, न हम गाड़ी लाए थे न कैब मिल रही थी। तभी एक लाल फेरारी हमारे सामने आकर रुकती है। सोफी फंग, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, दूसरा हाथ खिड़की पर टिका हुआ। लगता है हमारी मुलाकातें किस्मत में लिखी हैं। मैं तुरंत होस्टेस को इशारा करती हूँ कि नेथन को पीछे बैठाए। वो झटपट उसे सेटल करती है। मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ जाती हूँ। सोफी एक नज़र डालती है, फिर मैं मुड़कर होस्टेस से कहती हूँ, तुम भी बैठो। डायना ने शायद उसका चेहरा देख लिया हो, और अगर वो उस पर निकाले जो मुझे मिलनी चाहिए, वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाती है। सोफी ड्राइवर की सीट से घूरती है। यह क्या है? वो फैमिली के वारिस का अपहरण। मैं सोफी से एक शब्द नहीं बोलती, बस काम निपटाती हूँ। चलाओ। सोफी की नज़र क्लब से बाहर भागती एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ती है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, बाद में रैंसम में हिस्सा देना। लाल फेरारी तेजी से निकल जाती है और मैं एक लंबी सांस छोड़ती हूँ। सोफी इस बार थोड़ा धीमे चलाती है। छोटे भाई, इस बार तुम पर बड़ा एहसान हुआ। मैं आंखें बंद कर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती हूँ। पहले इतनी तेज गाड़ी चलाई कि पेट अभी तक ठीक नहीं हुआ। सोफी मुस्कुराती है। एहसान चुकाना है तो लेट नाइट खाना खिलाओ। तभी पीछे से नेथन जोर से उल्टी करता है। सोफी बिल्कुल बिफर जाती है और उसका सिर खिड़की से बाहर धकेल देती है। होस्टेस की आवाज आती है, बेचारी सी।
सोफी ने झटके से ब्रेक्स लगाए, गाड़ी रुक गई। वो पीछे मुड़कर नेथन को देखती है। अरे नहीं, मुझे क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, इसे बाहर निकालो। अचानक ब्रेक लगने से मेरा भी कंट्रोल टूट जाता है और मैं मुंह पर हाथ रखकर उल्टी रोकने की कोशिश करती हूँ। सोफी दहशत से मुझे देखती है। छोटे भाई, रोको इसे। थोड़ी देर बाद मैं सामान्य होती हूँ। गाड़ी में बदबू तेज है। सोफी वेट वाइप्स और टिश्यूज पीछे फेंकती है। होस्टेस चुपचाप साफ करती है। हम खिड़कियां खोल देते हैं। अब किसी का भी लेट नाइट खाने का मन नहीं है। सोफी थकी हारी पहले नेथन को हुआ स्टेट छोड़ती है, फिर मुझे घर। जाते जाते वो नाजुक अंदाज में कहती है, छोटे भाई, याद रखना, तुम पर एहसान है। रात की हवा में लिले गेट के बाहर मैं और होस्टेस एक दूसरे को देखते हैं। उसकी आंखें बड़ी, सच्ची और चमकती हुई हैं। मैं माथा मलती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मियाओ हूँ। होस्टेस का काम क्यों कर रही हो? मिया शर्माती है। यह एक्चुअली मेरी पहली बार थी। एक क्लासमेट ने कहा था, बस एक ड्रिंक करवानी है और 1 महीने का खर्च मिल जाएगा। मैं भौहें सिकोड़ती हूँ। कितनी भोली सोच है। यह मिया किस्मत से मेरे और नेथन के पास आई। किसी और के साथ होती तो शायद इतनी इनोसेंट न रहती। मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है। तुम्हारी उम्र क्या है? 20 कुछ। जानती हो यह काम कितना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी क्लासमेट ने क्या बताया था? आखिरी नाम क्या है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? मिया घबरा जाती है। उसकी बड़ी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी बहन बीमार है। मेरा दिल थोड़ा पिघलता है। उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो लेती हूँ और 10,000 UN ट्रांसफर कर देती हूँ। आज रात रहने का इंतजाम करो। कल मैं कॉन्टैक्ट करूंगी और बात करेंगे। मिया फोन थामे जाती है। बार बार पीछे मुड़कर देखती है। जब वो चली जाती है, मैं रोप लैडर से वापस कमरे में चढ़ जाती हूँ। उसे लपेटकर बेड के नीचे छुपा देती हूँ। हाथ मुंह धोकर लेट जाती हूँ। फोन बजता है। अननोन नंबर। बंद करके सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह वीडियोस पोस्ट करने के बाद फोन याद आता है। 5 मिस्ड कॉल्स। नंबर जाना पहचाना लगता है। सोचती हूँ फ्यूनरल होम का हो सकता है, इसलिए कॉल बैक करती हूँ। एक ठंडी साफ आवाज डायना की। पहचानते ही बिना सोचे फोन काट देती हूँ और नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। कल रात का सोचकर अभी भी खून खौलता है। तभी उस लड़की की याद आती है जिसे मैं भूल ही गई थी। वी चैट पर देखती हूँ 2 मैसेजेस। क्या आप हैं? और मिया ने आपको 9,950 UN भेजे हैं। भौहें उठती हैं। फिर रिप्लाई करती हूँ, हाँ हूँ, 2 बजे फ्री हूँ। माया तुरंत, जी। उसे एक कैफे का एड्रेस भेजती हूँ। 1 बजने वाला है, तैयार होती हूँ। माँ को बताती हूँ और निकल जाती हूँ। कैफे ली कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के पास ही है। पहुंचती हूँ तो मिया पहले से वहां है। थोड़ी नर्वस, बड़ी आंखें कमरे में इधर उधर देख रही हैं। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमकती हैं और वो खड़ी हो जाती है। मुझे हंसी आ जाती है। ये कोई बूट कैंप नहीं है, बैठो। जो पैसे भेजे थे वो वापस क्यों किए? मुझे एक इन मिली, 100 UN रात की, और मेरे पास 50 UN बचे थे। शुक्रिया। थोड़ा हैरान होती हूँ। चिंग चिंग इतना डेवलप हो गया है, यहाँ 100 UN में कमरा अभी भी मिलता है। कल रात अंधेरे में ठीक से नहीं देखा था। आज धूप में उसके नैन नक्श साफ नजर आते हैं। खड़े होने पर वो करीब 5-7 लगती है। बस एक कमी, बहुत दुबली है। कल रात की बात याद आती है। तुमने कहा था बहन की वजह से वो काम किया, बताओ। मिया सिर झुकाकर सब बताती है। मेरा दिल पत्थर का है, फिर भी उसकी बात सुनकर कुछ हिलता है। लू फैमिली पढ़ा लिखा परिवार था, लेकिन माँ बाप जल्दी गुजर गए। बहन ने मेहनत से पढ़ाई की, जिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गई। फिर अचानक कैंपस की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद गई। बची तो जिंदगी, लेकिन वेजिटेटिव स्टेट में, ICU में मशीनों के सहारे। हर तरफ से कटौती करने के बाद भी कई हजार UN रोज का खर्च। मिया अभी कॉलेज में जूनियर है। लू फैमिली का सब कुछ बेच दिया, फिर भी रास्ते बंद हो गए। तब किसी क्लासमेट ने होस्टेस का काम बताया। सुनकर थोड़ा सोचती हूँ। हॉस्पिटल ने इंजरी के बारे में क्या बताया? वेजिटेटिव स्टेट का मतलब आमतौर पर ब्रेन डैमेज होता है। मिया उदास आंखों से बोलती है, दिमाग में ब्लड क्लॉट है, कुछ तय नहीं। ब्रेन डेथ भी हो सकती है या होश भी आ सकता है। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक करता है। माया को ध्यान से देखती हूँ। तुम फोटोग्राफी पढ़ती हो ना? पार्ट टाइम जॉब करोगी? मिया हाथ भींचती है। क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? मेरी पलक फड़कती है। ठीक वैसे नहीं, अभी के लिए नहीं। मिया एक सांस लेती है। थोड़ी राहत, थोड़ी निराशा। तो फिर कैसी जॉब? मैं अपने शॉर्ट वीडियो अकाउंट्स दिखाती हूँ। मैं वीडियोस बना रही हूँ, कई अकाउंट्स हैं, लेकिन फोटोग्राफी की मुझे ज्यादा समझ नहीं। कभी लाइटिंग सही नहीं होती, इफेक्ट नहीं आता। मेरी असिस्टेंट बनोगी? मिया बिना एक पल सोचे हाँ में सिर हिला देती है। मुझे हंसी आ जाती है। तुमने पे के बारे में पूछा भी नहीं। तुम अच्छी इंसान हो, मुझ पर भरोसा है तुम्हें। तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। लेकिन चूंकि तुम मान गई हो, कल मेरे घर आओ। 3 दिन का ट्रायल। अगर ठीक रहा तो बहन के हॉस्पिटल के बिल्स में भरूंगी, साथ में 3,000 UN महीना रहने का खर्च। मिया एक पल के लिए रुकती है, फिर जोर से सिर हिलाती है। आंखें भर आई हैं।
फिर होंठ काटकर सिर हिलाती है। शायद आपको पता नहीं, मेरी बहन के हॉस्पिटल के बिल्स कई हजार यूएन रोज के हैं। मुझे पता है, और कोई अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर इससे ज्यादा नहीं लेता। मियाँ, हर कोई कभी ना कभी सबसे नीचे पहुंचता है। अगर अंधेरे में हो तो जो भी उम्मीद की किरण दिखे उसे थाम लो। डिटेल्स की चिंता मत करो। अगर लगे कि यह बहुत ज्यादा है तो जब बहन ठीक हो जाए तब कुछ साल मेरे लिए मुफ्त में काम कर लेना। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ। मियाँ के हाथ भींच जाते हैं, उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। ठीक है, आपने मेरे सबसे अंधेरे वक्त में एक रोशनी दी है, और यह बस कुछ साल की बात नहीं। अगर मेरी बहन सच में ठीक हो गई तो मैं पूरी जिंदगी आपके लिए मुफ्त में काम करूंगी। थोड़ी देर और बात होती है, फिर मैं उसे हॉस्पिटल डिपॉजिट के लिए 1,700 यूएन एडवांस कर देती हूँ। उसे ली फैमिली का एड्रेस और बहन के वार्ड का रूम नंबर भी भेज देती हूँ। मियाँ उठती है। जूलियन, मैं अब क्लास जाती हूँ, कल वक्त पर आऊंगी। मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाती हूँ। जाओ। वो जाती है तो मैं कैफे में अकेली बैठकर फोन निकालती हूँ और एक अलग सिस्टम में स्विच करती हूँ। छिंगचांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ली से तुरंत कांटेक्ट करती हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ लुआन नाम की एक पेशेंट है, उनकी मेडिकल फाइल देखनी है। जवाब जल्दी आता है, प्रोफेसर स्मिथ। अभी भेजता हूँ। फिर झिझकते हुए, प्रोफेसर स्मिथ, क्या आपके पास कुछ वक्त है? कुछ नए डॉक्टर्स आए हैं जो विदेश से पढ़कर लौटे हैं। क्या आप एक लेक्चर दे सकते हैं? मैं टाइप करती हूँ। थोड़ा वक्त दो, अभी थोड़ा बिजी हूँ। वो फाइल और एक मिडिल एज्ड मीम भेज देता है। बिजी हो मतलब जरूर कोई सीक्रेट मेडिकल रिसर्च चल रही होगी। डॉक्टर ली ने खुद अच्छा बहाना बना दिया तो मैं बस हाँ में हुंकार भर देती हूँ और फाइल खोल कर देखती हूँ। मामला उलझा हुआ है, लेकिन मेरे बस से बाहर नहीं। एक प्लान बन गया है। फाइल बंद करके फोन वापस नॉर्मल सिस्टम पर स्विच करती हूँ। दोपहर की धूप सुकून देती है। मैं आलस से तन लेती हूँ। कैफे का टीवी एक न्यूज क्लिप चला रहा है। लीड रोल जाएगा राइजिंग स्टार जेवियर ही को, साथ में वाइल्डली पॉपुलर एक्ट्रेस हान यिंग। मेरी कॉफी कप की पकड़ थोड़ी कस जाती है। टीवी पर दोनों लीड्स की फोटोज आ रही हैं। प्रमोशनल स्टिल्स देखकर भौहें और सिकुड़ जाती हैं। मैं जबान चटकाती हूँ। वो नकली इंसान मेल लीड बन रहा है। हाल ही में जेवियर ही की बहुत खबरें आ रही हैं। पहले एक मामूली एक्टर था, फिर अचानक बड़ी किस्मत चमकी। एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे जांग चेन में गोद लिया और वो एक बड़ी दौलत का वारिस बन गया। अडॉप्शन के 3 साल बाद वो टाइकून अचानक गुजर गया। जेवियर को करोड़ों मिले। वो विदेश गया, इमेज पॉलिश की, और लौटा तो करियर आसमान पर था। मैं आंखें सिकोड़ती हूँ। इस आदमी का करियर इसलिए चढ़ता जा रहा है क्योंकि मेरी एक्स वाइफ पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रही है। मेरी मेमोरी चली गई थी, और सच कहूं तो इन दोनों से हिसाब चुकाने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरी स्टोरी में एक्सेवियर ही को लीड कास्ट करना यह हजम नहीं होता। मैं फोन उठाकर कॉल करती हूँ। लीड से खुश नहीं हूँ। हाँ, उसे बदलना होगा। धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही है। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। बस यूं नहीं बदला जा सकता। तो शो मत बनाओ। नहीं रुको, बदल देते हैं, अभी करती हूँ। मैं हंसकर नरमी से कहती हूँ, अच्छा, कभी खाना खिलाऊंगी। और तुम्हारा असली चेहरा अभी तक देखा नहीं। ये पोलाइटनेस थोड़ी फेक लगती है। सैंड्रा ली एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं 40s में, जिनसे मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई थी। पीढ़ियों का फर्क है, लेकिन हम पुराने दोस्तों की तरह मिलते हैं। बस कभी आमने सामने नहीं मिले। बरसों पहले मुझे मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ने का शौक था, लेकिन अच्छी नॉवेल्स मिलनी बंद हो गई थीं, तो मैंने खुद लिखनी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में रिवर मून एक क्लासिक बन गई। सब यही मानते हैं कि इसके पीछे कोई 40-50 साल का कठिन जिंदगी जिया हुआ मर्द है। मैंने कभी अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करना चाही, इसलिए इस धारणा को कभी सुधारा नहीं। सांड्रा के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता मैं कौन हूं। स्टार मून मीडिया में जेवियर ही इंटरव्यू खत्म करके अंदर आता है तो डायरेक्टर और फीमेल लीड को साथ बैठे बात करते पाता है। वो मुस्कुराकर सैंड्रा के पास बैठ जाता है। उसने सुना है सैंड्रा का मिजाज मुश्किल है, लेकिन अवार्ड्स की लंबी लिस्ट देखकर वो सब सहने को तैयार है। सैंड्रा एक नजर डालकर फ्लैट टोन में कहती है, मिस्टर ही, एक बात जाननी है आपको। क्या बात है? लीड एक्टर शायद बदलना पड़े। जेवियर कुर्सी से उछल जाता है। उसने अभी खुशी खुशी इंटरव्यू दिया और अब रिप्लेस होने की बात, ये तो सरेआम थप्पड़ है। क्यों? ऑथर का रिक्वेस्ट है। जेवियर का चेहरा तप जाता है। ऑथर को कास्टिंग में भी दखल मिलता है? सैंड्रा को वैसे भी जेवियर ही पसंद नहीं था, लेकिन लीले कॉर्पोरेशन शो की सबसे बड़ी फंडर है और उन्होंने ही जेवियर को रिकमेंड किया था। अब रिप्लेस का मौका मिला तो राहत की सांस आई। नॉन शू हमारे क्रिएटिव पार्टनर हैं। उन्होंने कहा, लीड नहीं बदला तो वो डील से हट जाएंगे। राइट सेटल नहीं होंगे और शो बनेगा ही नहीं। लीले कॉर्पोरेशन फंडिंग हटा भी लें तो भी लीड बदलना जरूरी है। जेवियर का गुस्सा फट पड़ता है। पूरे इंटरनेट पर अनाउंस हो चुका है। क्या मुझे जानबूझकर इज्जत उतारनी है? लेकिन उसका विरोध बेकार है। सांड्रा और हन यिंग एक एक करके चली जाती हैं। उसका मैनेजर उसे रोक लेता है। डायरेक्टर ली के पास जाने का कोई फायदा नहीं। वो इंडस्ट्री की हैवी वेट है, उनसे पंगा मत लो। वैसे यह उनका डिसीजन भी नहीं है।
अगर मुझे लीड नहीं मिला तो ये शो ठीक से बनेगा भी नहीं। प्रोड्यूसर्स को फंडिंग हटवाता हूँ, देखते हैं पैसों के बिना कैसे बनाते हैं। मैनेजर झिझक कर बोलता है, लेई कॉरपोरेशन ने इस शो में बड़े मुनाफे के लिए इन्वेस्ट किया है। जेवियर को रिकमेंड करना एक साइड फेवर था। सीईओ शायद पूरी फंडिंग हटाने पर राजी न हो। उन दिनों मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस पर इंटरनेट पर धमाल मचा हुआ है। फॉलोअर्स रोज बढ़ रहे हैं। घर की पहली मंजिल पर एक वर्क स्टूडियो बना लिया है। हर दोपहर मियाँ वक्त पर आकर फिल्मिंग करती है। शूटिंग के बाद मियाँ एडिटिंग करती है और मैं पास बैठकर कमेंट्स स्क्रॉल करती हूँ। कुछ ही दिनों में लोग कैमरा पर मेरे साथ रहने वाली इस लड़की के बारे में जानना चाहने लगे। किसी ने कमेंट में पूछा, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने सीधे जवाब दिया, नहीं, ये मेरी असिस्टेंट है, बहुत अच्छी लड़की है। फॉलोअर्स अब करीब 10 लाख हो गए हैं। कमेंट्स स्क्रॉल करते हुए कुछ नेगेटिव वंस भी दिखते हैं। ठंडी हंसी आती है, परवाह नहीं करती। लेकिन मियाँ वीडियो अपलोड करते हुए वो भी देख लेती है। वो उस इंसान पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसे वो एडमायर करती है। जोश में आकर वो कुछ बिहाइंड द सीन्स फुटेज और मेरे मेकअप प्रोसेस के जूम्ड इन हाई रेज क्लिप्स पोस्ट कर देती है। हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो वीडियो सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट पर जाएगी। वीकेंड था और मैं दोपहर तक सो रही थी जब नेथन का कॉल आया। यंग मास्टर हुओ, वीकेंड पर भी चैन नहीं, क्या चाहिए? उसकी घबराई हुई आवाज आई, जूलियन, तुम ट्रेंडिंग हो, पता है? वो अभी बात ही कर रहा था कि पीछे से उसके पिता की गरजती आवाज सुनाई दी, नेथन, मेरी क्ले टी पॉट कहाँ है? नेथन का कॉल तुरंत कट गया। मेरा दिल धक से रहा। मैं ट्रेंडिंग कैसे हो गई? वेबो खोला तो इंटरनेट पहले से जल रहा था। ट्रेंडिंग टॉपिक के नीचे मेरे सारे पुराने मेकअप वीडियोस रिपोस्ट हो चुके थे। तारीफों की बाढ़ आई हुई थी। मैंने सिर थाम लिया। सिर दर्द उठने लगा। रीच बढ़ानी थी, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेंडिंग, यह नहीं सोचा था। मियाँ की नीयत अच्छी थी, इसलिए होंठ भींच कर कुछ हटाने का फैसला नहीं किया। उठी, हाथ मुंह धोया, खाना खाया। माया का मैसेज आया, क्या मैंने मुसीबत खड़ी कर दी? मैं बुक ऑफ मिरियड रेमेडीज पढ़ने में व्यस्त थी। बस उत्तर दे दिया, नहीं। लेकिन जितनी मैं शांत थी उतने ही दूसरे बेचैन थे। सभी बड़े शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। इनबॉक्स पब्लिक फिगर डेब्यू के इनवाइट्स और प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर से भर गया था। स्क्रॉल करते हुए एक जाना पहचाना नाम दिखा, नमस्ते, डिलिजेंट यूएन, ये डायरेक्टर सैंड्रा ली बोल रही हूँ। आपके शॉर्ट वीडियोस ट्रेंडिंग पर देखे, आपको अपने नए शो रिवर मून के मेल लीड के ऑडिशन के लिए इन्वाइट करना चाहती हूँ। मैं सूखी हंसी हंसती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, डेब्यू में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ऑफर के लिए शुक्रिया। इंटरनेट बजिंग रहा और मैं पूरी तरह शांत, जब तक दोपहर में टाइड अचानक पलटी। ट्रेंडिंग टॉपिक में एक लहर आई, ये डिलिजेंट यूएन साफ तौर पर चालाक है, ट्रेंडिंग खरीद रहा है। असली खबरों पर ध्यान दें, किसी छोटे इन्फ्लुएंसर को ट्रेंडिंग खरीदने न दें। इसके वीडियोस देखकर जी मिचलाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लिप्स बस अटेंशन ग्रैब करने की सस्ती चाल है। मैं कमेंट्स स्क्रॉल करती हूँ, भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। एक दो लोग हों तो ठीक, लेकिन यह क्राउड साफ ऑर्गेनाइज्ड है। ये पेड मार्केटिंग अकाउंट्स हैं जो नैरेटिव चला रहे हैं। बेतुके आरोपों के अलावा ज्यादातर कमेंट्स पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। किसी ने तो मेरा पुराना हाई स्कूल क्लासमेट बनकर मेरे बारे में गंदी बातें एक्सपोज कर दी। मैं फोन स्क्रॉल करती हूँ, आंखें सिकोड़ती हूँ। ये साफ तौर पर किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया है। लेकिन जिन्हें मैंने सच में नुकसान पहुंचाया है उनकी लिस्ट छोटी है, और जो इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल अटैक करवा सके उसमें सच में एक ही नाम आता है, जेवियर ही। मैं काउच से उठकर इन्वेस्टिगेट करने ही वाली थी कि विवियन बाहर से आंधी की तरह आती है। जूलियन, तुमने वीडियो अकाउंट कब बनाया? बोला था स्टूडियो क्राफ्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो यही फिल्म कर रही थी इतने दिनों से? मैं दोषी भाव से हंसती हूँ। सिस, सुनो तो, ली फैमिली की हेयर होने की वजह से बचपन से कड़ी सिक्योरिटी में रही हूँ। हमारे करीबी कुछ परिवारों को छोड़कर चिंग चिंग में मुझे कोई पर्सनली नहीं जानता। ऑनलाइन कुछ सर्चेबल नहीं, न फोटोज, कुछ नहीं। माँ और बहन की इस ओवर प्रोटेक्शन की वजह कभी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन परिवार की खातिर हमेशा लो प्रोफाइल रखा। विवियन को लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आंखों में बेचारगी भी लाती हूँ, लेकिन वो और भड़क जाती है। मैं आंखें तरेड़ती हूँ, यही रहा तो घर छोड़ दूंगी। विवियन की आंखें फैल जाती हैं। वो एक पल रुकती है, फिर ऑनलाइन ट्रोल्स को कोसने लग जाती है। ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा दूं? नहीं जरूरत, पहले हटाना ठीक होता, लेकिन अब जब पेड ट्रोल्स आ चुके हैं, हटाने से लगेगा जैसे मैं कुछ छुपा रही हूं। विवियन से बात हो ही रही थी कि फोन बजा। अननोन नंबर। उठाया, ठंडी साफ आवाज, डायना। वो सीधे बात पर आती है, दादी आपसे मिलना चाहती हैं। फोन काटने को उठा, हाथ रुक गया। पिछली मुलाकात में दादी लेई का अच्छा इंप्रेशन रहा था। मेमोरी गई है, लेकिन उनके दुलार के तरीके से समझ आता था कि इन 2 सालों में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा होगा। उस बुजुर्ग महिला के लिए एक अपनापन सा है, लेकिन डायना के टोन से लग रहा है जैसे वो समझती है मैं बुलाते ही दौड़ी चली आऊंगी। आंखें सिकोड़ती हूँ। ट्रेंडिंग टॉपिक की बात दिमाग में आती है। एक शर्त पर जाऊंगी।
किसी ने ट्रोल्स खरीदकर मुझे ऑनलाइन बदनाम किया है, पता करो कौन है, तब जाऊंगी। डील? कुछ पल लाइन पर सन्नाटा, फिर आवाज लौटती है, और भी ठंडी। ठीक है, नोरा आधे घंटे में लेने आएगी। नोरा कौन? पूछना था, लेकिन कॉल पहले ही कट गई। दांत पीसकर कुछ कहने ही वाली थी कि मुड़कर देखा। विवियन संदेह से घूर रही है। किसने कॉल किया? मैं छुपाती नहीं। डायना। विवियन का नाम सुनते ही गुस्सा भड़क उठता है। उससे मिलने जा रही हो? पिछली बार की बुजुर्ग महिला याद आती है, आवाज नरम हो जाती है। उससे नहीं, उनकी दादी से। डायना कितनी भी बुरी हो, उनकी दादी ने मेरे साथ अच्छा किया होगा। अगर वो मिलना चाहती हैं तो जाना चाहिए। विवियन परेशान दिखती है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सोचती। 20 मिनट बाद अननोन नंबर से एक पिक्चर आती है, एक चैट लॉग जिसमें मूजी नाम का शख्स ट्रोल आर्मी खरीद रहा है। आधे घंटे बाद लीले एस्टेट के गेट से हाउसकीपर का कॉल आता है। नोरा नाम की कोई आई है। नोरा की गाड़ी में बैठकर लीले फैमिली के पुराने एस्टेट की तरफ निकलती हूँ। वो धीरे चला रही है और रियर व्यू मिरर से बीच बीच में मुझे देखती है। मैं होंठ टेढ़े करती हूँ। डायना की असिस्टेंट हो? जी। नोरा का लहजा रिस्पेक्टफुल है। डायना की असिस्टेंट होने के नाते वो मुझसे पहले कई बार मिल चुकी है। पहले मैं डायना के सामने हमेशा जेंटल, सॉफ्ट स्पोकन, परफेक्ट जेंटलमैन रहता था। अब वैसे ही कपड़े हैं, लेकिन पीछे की सीट पर आलस से लेटा हूं। वो पुरानी तहजीब गायब है। फिर भी कुछ है जो एक क्वाइट सेंस ऑफ प्रिविलेज और हल्का सा प्रेशर देता है। रास्ते में नोरा से कैजुअली पुराने किस्से निकलवाती हूँ, और जितना सुनती हूँ उतना गुस्सा चढ़ता है। नोरा की जुबानी डायना किसी देवी जैसी है, जैसे बिजनेस वर्ल्ड एक बेरहम शतरंज हो और वो खेल से बाहर बैठकर सारी चालें चलाने वाली। इस कमीनी की बाहरी दुनिया में रेपुटेशन काफी ऊंची है। लीले फैमिली के पुराने एस्टेट में ग्रैंडमा लीले लिविंग रूम में बैठी हंस रही हैं। डायना को पास बुलाकर टैबलेट पर डिलीजेंट यूएन का अकाउंट दिखा रही हैं। हमारा ग्रैंडसन इन लॉ कितना हैंडसम है और मेकअप भी इतना अच्छा करता है। डायना बगल में बैठी है, ठंडी आंखों से स्क्रीन पर मुझे देखती है। वीडियो में इतना एनर्जेटिक। ग्रैंडमा कमेंट्स खोलती हैं। विबो की नेगेटिविटी यहां तक नहीं पहुंची, इसलिए सब तारीफें ही हैं। ग्रैंडमा गर्व से मुस्कुराती हैं। हमारा ग्रैंडसन इन लॉ अडोरेबल है ना? सब हैंडसम बुला रहे हैं। डायना की आंखों में एक पल व्यंग्य की चमक आती है। जब मैं लिविंग रूम में कदम रखती हूँ, ग्रैंडमा लीले की हंसी पहले से सुनाई दे रही है। जूलियन आ गया। डायना पीछे खड़ी है। कैजुअल लाउंज वेयर में भी वो शार्प, कूल एलिगेंस छुपती नहीं। एक पल नाराजगी का भाव आता है, फिर मैं ग्रैंडमा की तरफ मुड़कर चमकती मुस्कान के साथ कहती हूँ, दादी, मेरी याद आई? ग्रैंडमा दोनों हाथों से मेरा हाथ थामकर काउच पर बैठाती हैं। बिल्कुल आई। कितने दिन हो गए तुम आए नहीं? मुझे भूल गए क्या? बुजुर्ग की प्यार भरी डांट मुझे हंसा देती है। बिल्कुल नहीं। हर रोज सोचती हूं मिलने की, लेकिन डियाना आने नहीं देती थी। डियाना चुपचाप ब्लेम लेती है। चेहरे पर बर्फ जम जाती है। मुझे यकीन है उसने ग्रैंडमा को डिवोर्स के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं और डालती रहती हूँ। ग्रैंडमा लीले हर पल और भड़कती जाती हैं, हाथ उठाकर मारने का इशारा करती हैं। बस जूलियन को तंग करना आता है। इतना अच्छा पति है। अगर इसी तरह सताती रही तो खुद इस घर से निकाल दूंगी। डियाना दादी के सामने नरम आवाज में कहती है, समझ गई दादी। फिर मेरी तरफ मुड़ती है। वो हमेशा तीखा, ठंडा चेहरा अचानक मुस्कुराता है, जैसे जमी हुई दुनिया एकदम से पिघल गई हो, बर्फ में बाहर आ गई हो। वो काली आंखें जैसे एक भंवर हैं। एक पल के लिए मैं चौंक जाती हूँ, फिर रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ग्रैंडमा लीले से थोड़ी देर और बात हो रही थी कि दरवाजे पर शोर हुआ। मिसेस ले जेवियर ही के साथ अंदर आती हैं। लगता है दोनों शॉपिंग से लौटे हैं, पीछे नौकर सामान लिए हैं। मिसेस ले ने मुझे देखते ही भौहें चढ़ा लीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बेपरवाही से एक नजर डाली, कुछ नहीं बोली। ग्रैंडमा लीले बगल में बैठी भौहें तान लेती हैं। ये कैसा सवाल है? ये जूलियन का भी घर है, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मिसेस लेले मुंह खोलती हैं, फिर बंद कर लेती हैं। जेवियर कुछ कहता है जो मुझे सुनाई नहीं देता, और मिसेस ले का चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। तुम हमेशा सिचुएशन संभाल लेते हो। जेवियर मुड़कर मुझे ग्रीट करता है। हाय जूलियन। मैं उसे आंख के कोने से भी नहीं देखती और ग्रैंडमा की तरफ मुड़ जाती हूँ। दादी, ये कौन है? ग्रैंडमा लीले को डायना और जेवियर के बीच के इतिहास का कुछ पता नहीं। वो बस मुस्कुराती हैं। डायना की फ्रेंड है। मैं ये शब्द मीनिंग से दोहराती हूँ। जेवियर को देखकर मुस्कुराती हूँ। फ्रेंड? उम्र तो हो गई है, गर्लफ्रेंड है कोई? जेवियर का चेहरा काला पड़ जाता है। वो डायना को मदद के लिए देखता है। डायना हल्की सी भौहें चढ़ाती हैं। जूलियन, देर हो रही है, चलते हैं। दोपहर में आए थे, अब आसमान काला हो चुका है। ग्रैंडमा ले अनमने मन से दरवाजे तक छोड़ती हैं। गाड़ी जाते देखती रहती हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठी हूँ। काश इस लीले औरत से और दूर बैठ सकती, लेकिन पीछे की सीट में इतनी जगह कहाँ, और उसकी मौजूदगी पूरी गाड़ी में घुटन भर देती है। थोड़ी दूर जाते ही एक BMW पीछे से आ जाती है। डायना खिड़की नीचे करती है।
जेवियर बाहर खड़ा है, बनावटी शिकायत का भाव चेहरे पर। मैं आंखें सिकोड़ती हूं। तुम यहां क्यों आए? जेवियर खिड़की से मुझे देखता है। एक बात करनी है, रास्ता एक ही है, साथ चल सकते हैं ना जूलियन? नहीं। नकली मिठास की भीड़। जेवियर घबराकर खिड़की के बाहर से सफाई देने लगता है। जूलियन, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? मैं सच में अच्छे से रहना चाहता हूं। आखिर तुम डायना के एक्स हस्बैंड हो। मैं ऊपर नजर उठाकर एक बॉम्बशेल छोड़ती हूं। अच्छे से रहना? तुम इसके लायक नहीं हो। उन ट्रोल्स पर काफी खर्चा किया होगा, है ना? जेवियर का चेहरा जम जाता है। जूलियन, किस बात की बात कर रहे हो? कौन से ट्रोल्स? यहां आते वक्त ही मैंने मूजी का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया था। काफी गहरा छुपा था, लेकिन परत दर परत खोदने के बाद कंफर्म हो गया। जॉब पोस्ट करने वाला जेवियर का पर्सनल असिस्टेंट था। मैं ठंडी हंसी हंसती हूं। अगर छुपाना था तो करते ही नहीं। उस शख्स को ट्रैक करने के बाद सारे सबूत ट्रेंडिंग टॉपिक पर पोस्ट कर दिए हैं। जेवियर का रंग उड़ जाता है। वो डायना को देखता है। डायना। डायना गाड़ी से बाहर निकलती है। नोरा को कहती है कि जूलियन को ली एस्टेट छोड़ दे। मैं मुड़कर देखती हूं। डायना जेवियर को सड़क के किनारे ले जा रही है। इतनी दूर की सुनाई नहीं देता, बस जेवियर का चेहरा उतरा हुआ है। मैं ठंडी हंसी हंसती हूं। चलो, ऑनलाइन एक तूफान आ चुका है। लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ट्रोल्स खरीदे। चिंगछंग में कुछ लोगों ने मिसेस ले की बर्थडे बैंक्वेट में मुझे देखा था। एक इनसाइडर ने जल्दी ही पूरा इतिहास उजागर कर दिया। राइजिंग स्टार जेवियर ही दरअसल वो होम रेकर है जिसने किसी की शादी तोड़ी। और आज के नंबर 1 ट्रेंडिंग फिगर डिलिजेंट यूएन कोई और नहीं, ली फैमिली के हेयर जूलियन ली हैं। इंटरनेट फट पड़ता है। ये बड़ा स्कैंडल है और होम रेकर्स को कोई पसंद नहीं करता। अब समझ आया जेवियर ही का करियर इतना क्यों चढ़ा। शादी तोड़कर कमाया। डायरेक्टर ली की नज़र सच में अच्छी है, इसीलिए जेवियर ही को रिसेंटली रिकास्ट किया। जेवियर के फैंस बचाव में कूद पड़ते हैं। इस डिलिजेंट यूएन की कोई रेपुटेशन नहीं, बस पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ली कॉर्पोरेशन बहुत ताकतवर है। ये कैपिटल से हमारे बंदे को दबाया जा रहा है। मैं कमरे में जाकर शावर लेती हूँ। वापस देखती हूँ तो ट्रेंडिंग टॉपिक रहस्यमय तरीके से हटा दिया गया है। मैं आंखें सिकोड़कर ठंडी हंसी हंसती हूँ। डायना उस कमीने का कितना ख्याल रखती है। उन दोनों पर वक्त बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे हट जाना बेहतर ही है। विवियन देखती तो कभी सुनाई नहीं देती। ऑनलाइन सेलिब्रिटी गॉसिप की लहरें आती रहती हैं, लेकिन होम रेकर का ठप्पा जेवियर ही पर चिपक जाता है। लिले कॉर्पोरेशन में डायना टैबलेट पर लिले कॉर्पोरेशन का ही एक प्रोडक्ट ऐड देख रही है। स्क्रॉल करते हुए एक लाइव स्ट्रीम पर रुक जाती है। आगे स्क्रॉल करने ही वाली थी कि स्क्रीन पर एक चेहरा दिखता है और उसकी उंगली रुक जाती है। मैं सीधे कैमरा में देख रही हूँ, जैसे सीधे उसे देख रही हूँ। मुस्कुराते हुए मेकअप टिप्स समझा रही हूँ। डायना हल्की सी भौहें चढ़ाती है। स्ट्रीम टैप नहीं करती, बस प्रीव्यू पर रुकी है। तभी क्लिप में एक लड़की की आवाज आती है, जूलियन, स्ट्रीम बंद करने का वक्त हो गया। मैं हुंकार भरती हूँ। डायना की आंखें सिकुड़ जाती हैं, ठंडक छा जाती है। ये विवियन नहीं है। अनजाने में उसकी उंगली लाइव स्ट्रीम पर टैप कर देती है। कमेंट्स आ रहे हैं, जूलियन, असिस्टेंट को दिखाओ। आवाज बहुत अच्छी है। कब से इंतजार है असिस्टेंट को दिखने का? मैं कैमरा के पीछे से हंसती हूँ, किसी की तरफ देखती हूँ। मिया, कैमरा पर आना ठीक है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, बस एक लड़की फ्रेम में आ जाती है। डायना उस लड़की का चेहरा देखते ही ठंडी हो जाती है। ये वही क्लब होस्टेस है। मेरे एक्स हस्बैंड एक क्लब होस्टेस को असिस्टेंट रखते हैं, उम्मीदों से आगे जाते हैं। डायना ठंडी हंसी हंसती है। उधर मैं मिया को देखती हूँ। वो कैमरा पर शर्माते हुए मुस्कुरा रही है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आती है, लेई ने डिलिजेंट यूएन को स्टारशिप गैलेक्सी गिफ्टेड किया। मैं उस सरनेम लेई को देखकर सोच में पड़ जाती हूँ। डायना इतनी फुर्सत में होगी कि यहाँ आकर गिफ्ट भेजे? लिले कॉर्पोरेशन में डायना की भौहें तन जाती हैं। उस होस्टेस को देखकर एक अजीब सा आवेग आता है। मुझे बता दे कि उसने क्लब में मेरे और उस होस्टेस के बीच क्या देखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक। नोरा जेवियर ही को लेकर आती है। बॉस लिले, मिस्टर ही मिलना चाहते हैं। डायना फ्लैट टोन में, ठीक है, जाओ। नोरा के जाते ही जेवियर आगे आता है, आंखें लाल। डायना, मैंने अभी डायरेक्टर ली से बात की। प्रोडक्शन नया कास्टिंग कंफर्म कर रही है। डायना का चेहरा शांत रहता है। मुझे पता है। जेवियर और आगे आता है, बेचारगी से, लेकिन ऑनलाइन सब कह रहे हैं मैंने तुम्हारी शादी तोड़ी, इसीलिए डायरेक्टर ली ने रिकास्ट किया। अगर मैं ये रोल खो दूं तो क्या ये सब सच नहीं लगेगा? डायना, क्या तुम नहीं? डायना उसके बेचारे चेहरे को देखती है और पहली बार एक अजीब दूरी महसूस होती है। जेवियर ही कब बदल गया? वो एक्सप्रेशन नहीं बदलती। तुम्हारे लिए और अपॉर्चुनिटीज अरेंज करूंगी। ये शो पूरी तरह डायरेक्टर ली के हाथ में है। वो प्रोफेशनल हैं। उन्हें लगता है तुम लीड के लिए सही नहीं हो। जेवियर बेचैन हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर ली ने कहा था मैं परफेक्ट हूं। यह रिवर मून के ऑथर नानचू हैं जो रिकास्ट पर जोर दे रहे हैं। और डायरेक्टर ली ने खुद कहा उन्हें अफसोस है, उन्हें मजबूर किया गया। जेवियर को यकीन है डायना सैंड्रा ली से डायरेक्टली चेक नहीं करेगी।
वो हमेशा उस पर भरोसा करती रही है। डायना हल्की सी भौहें चढ़ाती हैं। लीले कॉरपोरेशन इस शो की इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लेती है। थोड़ा सोचकर, मैं देखती हूँ, अभी जाओ। जेवियर की आंखें चमकती हैं। नन्हू बस कोई मिडिल एज्ड उपन्यासकार है। लीले कॉरपोरेशन का दबाव पड़ेगा तो रिवर मून का लीड रोल वापस उसे मिलेगा। काम निकल गया तो जल्दी से टॉपिक बदलता है। डायना, आजकल बहुत बिजी हो, मिलना ही नहीं होता। डायना ने पहले साफ कहा था कि जूलियन से तलाक होते ही शादी की प्लानिंग शुरू होगी, लेकिन मिसेस ले की डिनर पार्टी के बाद से कोई बात नहीं। उसका दिल बेचैन है। डायना की नजर ठंडी रहती है। ज्यादा नहीं। जेवियर उसकी आस्तीन पकड़ लेता है। तो फिर मिलने क्यों नहीं आई? अभी भी जूलियन वाली बात से नाराज हो? डायना, मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी बहुत परवाह है। तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हें खो ना दूं, कहीं कोई और ना आ जाए। जेवियर यह कहते हुए देखता है कि डायना का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हो रहा है। वो अपना आखिरी पत्ता खेलता है। डायना, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। डायना के जहन में बरसों पुरानी एक याद उभरती है। उस वक्त जेवियर ही बेखौफ और बहादुर था, उसे मौत के मुंह से खींच लाया था। लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। बर्थडे बैंक्वेट की रात मैंने जेवियर ही का एक असली चेहरा दिखाया था। तब से यह ऐसा है जैसे कागज में एक छोटी सी दरार आई हो, जो बड़ी होती जा रही है। जब मैंने ट्रेंडिंग ट्रोल अटैक के पीछे के शख्स को ट्रेस करने को कहा था, तो नोरा ने मूजी तक पहुंचकर देखा। वो जेवियर का ही असिस्टेंट निकला। डायना को एहसास होता है, शायद उसने कभी जेवियर ही को सच में जाना ही नहीं, जैसे जेवियर ने कभी मुझे नहीं जाना। नोरा की सारी हैकिंग स्किल्स के बावजूद मूजी की असली पहचान तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी जूलियन ने इतनी जल्दी उसे एक्सपोज कर दिया। तो उन्होंने नकली नाम से शादी क्यों की थी? छुपाते क्यों रहे? डायना की भौहें तन जाती हैं। उसका पूरा प्रेजेंस ठंडा हो जाता है। जेवियर ध्यान देता है। डायना, लेकिन यह बस एक पल की झलक थी। चेहरा तुरंत नॉर्मल हो जाता है। नोरा को बुलाती है। इन्हें बाहर छोड़ आओ। जेवियर बेचारगी से चला जाता है। डायना ऑफिस में बैठकर कनपटियों पर उंगलियां दबाती है। जो भी हो, पुराने रिश्ते की खातिर जेवियर के करियर में मदद करना एक पुराना कर्ज चुकाना है। नानहू तक कोई रास्ता निकालो। नोरा एक पल रुकती है। नानहू, रिवर मून के ऑथर। डायना की हां पर वो काम पर लग जाती है, लेकिन यह सर्च दिनों तक खींचती है। ऑनलाइन नानहू की हर जानकारी एन्क्रिप्टेड है। वेबसाइट के बैकएंड से डायरेक्टली कांटेक्ट करने पर भी बस एक फोन नंबर मिलता है, और वो भी शिंग चंगांग 2 में रजिस्टर्ड। ली एस्टेट पर मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करके मेकअप उतार रही हूँ। पास में मिया कैमरा गियर पर डस्ट कवर्स लगा रही है। क्लीनिंग स्टाफ है इसके लिए। मिया सिर हिलाती है। प्रोफेशनल इक्विपमेंट का ख्याल रखना जरूरी है। उसके लिए ये गियर कीमती है, तो केयर भी उतनी ही। मैं मुस्कुराती हूँ। मेरी बहन ने कुछ तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो जूलियन। विवियन को जब से पता चला कि मैं घर पर मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, वो खुश नहीं है। मेरे दबाव में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन माया पर पैनी नजर रखती है। मेरे पास आने वाली हर लड़की विवियन के गार्ड डॉग इंस्टिंक्ट्स जगा देती है। लगता है डायना की धोखेबाजी ने बहन के दिल पर गहरा जख्म छोड़ा है। बात हो रही थी कि फोन बजा। भौहें ऊपर चली गईं। ये फोन मैंने खुद मॉडिफाई किया है। मेन स्क्रीन के पीछे एक हिडन सेकंड सिस्टम है। अंदर कई सिम स्लॉट्स हैं। जरूरत के हिसाब से नंबर स्विच होता है। ये कॉल नॉन चू आइडेंटिटी वाली सिम पर आ रही है, राइटिंग साइट वाली। आदत से वॉइस चेंजर ऑन करती हूँ। हेलो। दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज आती है। हेलो, बस 2 शब्द और वही ठंडी पहचान छा जाती है। फोन स्क्रीन चेक करती हूँ, सिस्टम ग्लिच तो नहीं। डायना नॉन्चू का नंबर कहाँ से लाई? सब नॉर्मल है। आंखें सिकोड़कर अनजान बनती हूँ। कौन? ये डायना हूँ, लीले कॉर्पोरेशन से। आप नॉन्चू हैं? हाँ, क्या काम है? मिस लई, क्या थोड़ा वक्त है? रिवर मून की कास्टिंग के बारे में बात करनी थी। मन ही मन ठंडी हंसी आती है। आखिरी बार जो डायरेक्टर ली से लीड रिकास्ट करवाया था याद है? तो डायना जेवियर के लिए लड़ने आई है। आवाज फ्लैट रखती हूँ। वॉइस चेंजर से और भी रूखी लगती है। कोई बात नहीं करनी। लाइन पर एक पॉज। फिर डायना बोलती है, मुझे डायरेक्टर ली के प्रोफेशनल जजमेंट पर भरोसा है। उनका मानना है जेवियर ही लीड के लिए सही है। मिस्टर नानचू, आप भी चाहते होंगे कि आपका काम अपने बेस्ट पर दिखे। मुझे वो सूटेबल नहीं लगता। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। लाइन पर डायना की आवाज ठंडी हो जाती है। फाइनेंसर को भी कास्टिंग में राइट्स होते हैं, ये समझ लें मिस्टर नॉन्चू। तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? हिम्मत है तो फंडिंग हटाओ। फोन रख देती हूँ और थोड़ी चिढ़ में डेस्क पर फेंक देती हूँ। लेले कॉर्पोरेशन में डायना ठंडी नजरों से फोन को देखती है। उसने इस कॉल को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हुए स्पीकर पर रखा था, लेकिन इतने बेशर्म इंसान से पाला पड़ेगा ये नहीं सोचा था। नोरा पास खड़ी है। काश यह सब सुना ही ना होता। इतने सालों में पहली बार किसी ने बॉस लई का फोन काट दिया। वो हिम्मत है तो फंडिंग हटाओ। यह तो प्योर एटीट्यूड था। नोरा सावधानी से आगे आती है। बॉस ले ले, वापस कॉल करूं? नहीं जरूरत।
डायरेक्टर की साइड पर दबाव डालें। डायना भौहें सिकोड़कर सिर हिलाती है। जेवियर से वादा किया था, लेकिन सैंड्रा ली पर दबाव काम नहीं करेगा। असली रुकावट नानचू है। फाइनेंसर होने के नाते डायना जानती है ऑथर ने राइट्स बेची नहीं, कमीशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कास्टिंग में उसका जेन्युइन अधिकार है। डायना का चेहरा और सख्त हो जाता है। नन्हू चिंगछंग में है और खो दो, मुझे उनसे डायरेक्टली मिलना है, यही सबसे कारगर होगा। अगर यह भी काम ना आया तो रिवर मून के राइट्स ही खरीद लूंगी, जो भी कीमत हो। नोरा का मुंह कड़वा हो जाता है। बॉस ने आजकल कैसे काम दे रखे हैं। नानहू को ढूंढने में दिन लगा दिए, असली पहचान तक नहीं पहुंची। पहले जूलियन के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स थे, वहां भी यही हाल। नोरा जो हमेशा फ्लॉलेस रहती है, सोचती है शायद बुरी किस्मत का दौर है। डायना आंखें सिकोड़ती है। उस कॉल में बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनाई दी थी, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस, जानी पहचानी लगी, वही जो पिछली बार लाइव स्ट्रीम में सुनी थी। बहुत नीश ऑब्सक्योर ट्रैक। ऑनलाइन मेरे फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, डायना को पता है, और लगता है ये नानचू भी मेरा फॉलोअर है। काम खत्म होते ही डायना सेनुअन एस्टेट लौटती है। हाउसकीपर कोट लेता है। डायना बेडरूम में जाती है। कमरे की खुशबू आज अलग है। भौहें चढ़ाकर हाउसकीपर को बुलाती है। अगरबत्ती बदली क्या? नहीं मैम, एगरवुड वही है। डायना को पहले अक्सर सिरदर्द होता था, इस काल्मिंग अगारवुड की वजह से धीरे धीरे ठीक हुआ। इसकी वुडसी खुशबू फोकस में भी मदद करती है। वो इंसेंस बर्नर के पास जाती है। ब्रॉन्ज बर्नर से सफेद धुआं उठ रहा है। ढक्कन खोलकर अंदर देखती है। हाउसकीपर धीरे बताता है, पहले मास्टर जूलियन खुद अगरबत्ती तैयार करते थे। रॉ मटेरियल वही है, लेकिन अब कोई और बना रहा है। डायना का हाथ एक पल रुकता है। जाओ। हाउसकीपर चला जाता है। डायना जलती अगरबत्ती को देखती है, फिर नजर उठाकर अपना ब्राइडल रूम पहली बार ध्यान से देखती है। जूलियन घर आते भी थे तो ज्यादातर गेस्ट रूम में रहते थे। ये कमरा एकदम साफ सुथरा है, जैसे कोई यहां कभी रहा ही नहीं। वॉक इन क्लॉजेट में जाती है। बड़ा एलिगेंट, लेकिन अंदर बस चंद कपड़े टंगे हैं। एक्सेसरी ड्रॉर में एक अकेली रिंग और एक वॉच। रिंग हमारी वेडिंग बैंड है, बॉक्स के बिल्कुल बीच में रखी हुई। वॉच दादी का दिया हुआ था। बगल की वार्डरोब खोलती है। कुछ शर्ट्स जो उन्हें पहने देखा था, और बस 2 पिजामास। पहली बार एहसास होता है उसका ध्यान कभी मुझ पर था ही नहीं। 2 साल की शादी में ज्यादातर तब मिलना हुआ जब मुझे पुराने एस्टेट में किसी काम से आना पड़ा। उधर मैं बाथटब में लेटी हूँ, हवा में हल्की खुशबू है, और वो डायना के साथ रहने वाली अगरवुड की महक याद दिला देती है। पहली बार जब वो खुशबू सूंघी थी, उस वुडसी ग्राउंडेड नोट ने ध्यान खींच लिया था। सोचती हूँ यह मैंने ही बनाई होगी। पिछले 2 साल याद करते हुए लगता है मैं डायना की परवाह उससे कहीं ज्यादा करती थी जितना मुझे खुद पता था। शायद खुद को वापस पुराना बनने से रोकने की कोशिश में। बहन जब कभी पुरानी बातें करती है तो उसके चेहरे पर थकी हुई निराशा होती है। टुकड़ों से कुछ बात समझ आती है। पहचान छुपाकर एक साधारण शांत जिंदगी जी। बहन ने मदद करनी चाहिए, लेकिन पहचान खुलने के डर से मना कर दिया। मेरी वजह से बहन ने भी बहुत कुछ झेला होगा। नहाकर बाल सुखाकर कमरे में आती हूँ। बेडरूम से एक छोटा स्टडी कनेक्ट है। बाहर निकलते ही कस्टम अलर्ट टोन बजती है। भौहें चढ़ाकर अंदर जाती हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल वार्निंग बॉक्स फ्लैश कर रहा है। कोई मेरा एन्क्रिप्शन सिस्टम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डेस्क पर बैठती हूँ, उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती हैं। उनके सिस्टम में घुस जाती हूँ। मेरी हर ऑनलाइन आइडेंटिटी मेरी अपनी एनक्रिप्ट की हुई है, और इस बार निशाना नॉनचू की आइडेंटिटी है। ठंडी हंसी आती है। ये किसने किया? जाहिर है डायना। नंचू से वॉल पर हेड मारी, फिर भी नहीं मानी। अब मेरा घर ढूंढने की कोशिश। काउंटर हैक करके आईपी ट्रेस करती हूँ। ली कॉर्पोरेशन। डायना को एक छोटा सा सबक देने का फैसला करती हूँ। उसका एक पुराना इंटरव्यू फोटो ढूंढती हूँ, हल्का एडिट करके लीले कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट कर देती हूँ। सब हो जाने के बाद अपनी डिफेंसेस और मजबूत करके स्टडी से निकलती हूँ, खुद पर बेहद खुश। बिस्तर पर आकर डायरेक्टर ली को मैसेज करती हूँ, रिवर मून का फाइनेंसर बदलना होगा। क्या? जानते हो फाइनेंसर ढूंढना कितना मुश्किल है? तुम्हारी रेपुटेशन के साथ तो बैकर्स की लाइन लगनी चाहिए। ये बड़ा प्रोडक्शन है, बजट ह्यूज है। घरेलू कंपनी शायद ही रिस्क ले। कोई बात नहीं, मैं फाइनेंसर बन जाती हूँ। कुछ सेकंड्स की चुप्पी। सैंड्रा ली एक क्वेश्चन मार्क भेजती है। मैं कॉन्फिडेंट स्माइली फेस भेज देती हूँ। फाइनेंसर मिल गया, ली कॉर्पोरेशन। फाइनेंसर बदलना बड़ा काम है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, पेनल्टी भी हो सकती है। मैं सैंड्रा को बताती हूँ, ली कॉर्पोरेशन सारा नुकसान कवर करेगी। साथ में विवियन का वीचैट कॉन्टैक्ट भेज देती हूँ और सो जाती हूँ। अगली सुबह बहन मुझे बिस्तर से खींच लेती है। तुमने मेरा कॉन्टैक्ट किसी फाइनेंसर को दे दिया? हाँ, कहाँ था मेरे शो में इन्वेस्ट करे। मैं मासूमियत से देखती हूँ। सिस, तुम मुझ में इन्वेस्ट नहीं करोगी? विवियन जो जानती है नॉनचू मैं ही हूँ, झल्लाकर कहती है। एक बार तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट टीम से रिव्यू होती है, फिर सही एग्जीक्यूटिव्स तक जाती है, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट पर सीधे नहीं आती। मैं पलक झपकाती हूँ। मैंने सोचा था बैंक अकाउंट नंबर ले लूंगी सीधे। विवियन भाई को घूरती है।
गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होता है। बोला होता मुझे कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, सैंड्रा ली के पास क्यों गई? लीले कॉर्पोरेशन पहले से आ गई थी और वो एक्जेवियर ही को लीड में चाहते थे। पूरा किस्सा बताती हूँ। डर है कि डायना को पता चला कि नॉनचू मैं हूं तो सीधे दरवाजे पर आ जाएगी। ये सुनते ही विवियन का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी हिम्मत नहीं। मैं इस शो में इन्वेस्ट करूंगी, जो भी लगे, भले ही पैसे डूब जाए। वो कमीना मेरे भाई के पास नहीं फटकेगा। विवियन धर्म की आग में जलती हुई कंपनी निकल जाती है। मैं आजाद। फोन उठाकर नेथन को कॉल करती हूँ। लंच चलते हैं। नेथन बेचारगी से, नहीं जा सकता। पापा ने 1 महीने के लिए घर में बंद कर दिया। क्यों? पिछली बार कार्ड बंद किया तो उनका वो क्ले टी पॉट बेच दिया जो कैपिटल में ऑक्शन से जीता था। याद है, वो टी पॉट करोड़ों का था। सच में तोड़ी है। यार, तुम कभी आधा अधूरा नहीं करते। नेथन ग्राउंडेड है तो कुछ काम नहीं। बुक ऑफ मिरियड रेमेडीज निकालकर थोड़ा पढ़ती हूँ। दोपहर को कार कीज उठाकर निकल जाती हूँ। वापसी में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के पास से गुजरती हूँ। सोचती हूँ माया की क्लास अभी खत्म हुई होगी। कैंपस गेट पर रुक जाती हूँ, उसे ली एस्टेट तक छोड़ देती हूँ। कैंपस ओपन है। दोपहर को डेट्स और हैंगआउट्स का प्राइम टाइम। बेफिक्र स्टूडेंट्स आते जाते हैं। गाड़ी में बैठे कभी कभी किसी की नजर पड़ती है। ली एस्टेट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले यह सिंपल है, लेकिन यूनिवर्सिटी गेट के बाहर करोड़ों की गाड़ी ध्यान तो खींचती है। लगता है कोई अमीर लड़की उठाने आया है। पास से कोई बुदबुदाता है। खिड़की नहीं खोलती, बस हल्की मुस्कान। मेरा स्टूडेंट लाइफ छोटा रहा। 1 साल में ही सारा यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क खत्म कर दिया था। इन जवान चमकीले चेहरों को देखकर एक हल्की सी कसक उठती है। फोन निकालकर मिया को मैसेज करने ही वाली थी कि उसका मैसेज पहले आ गया। जूलियन, आज एक काम है, छुट्टी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। गाड़ी स्टार्ट करके निकलने ही वाली थी कि स्कूल गेट पर एक जानी पहचानी शख्स दिखती है। मिया, उसका दुबला सा फ्रेम, उसका प्राउड अलूफ अंदाज और मुंह के कोने पर एक नीला बैंगनी निशान। भौहें खिंच जाती हैं। तो यही काम है। खिड़की थोड़ी खोलती हूँ। पीछे 2 लड़के चिंतित चेहरे से चले आ रहे हैं। मिया, कैंपस डॉक्टर के पास जाओ। यार, तुम बहुत जल्दी भड़क जाती हो। बॉनी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा भी नहीं था। ली फैमिली की एयर से झगड़ा क्यों किया?